आज हम स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में जो पोर्शन आपको दे रखा है, जो स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक आते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली देखो सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी हम किसे बोलते हैं? सांख्यिकी में बार बार एक शब्द मेरे से सुनेंगे यहाँ पर। मैं सांख्यिकी का परिचय बताऊंगा। एक डेटा शब्द, जिसे हम डेटा बोल दें, समंक बोल दें, डेटा बोल दें, समंक बोल दें या आंकड़े बोल दें। एक शब्द आप सुनेंगे मेरे से, तो मैं बताता हूँ ये है क्या, डेटा क्या है, समंक क्या है, आंकड़े क्या है। आजकल हम डेटा का प्रयोग भी बहुत करते हैं। इस डेटा शब्द का आप डेली शब्द का प्रयोग करते होंगे कि मोबाइल में आज इतना डेटा बचा है, इतना डेटा खत्म हो गया मोबाइल के अंदर, या आज इस फाइनेंस का डेटा लीक हो गया, या आज कांग्रेस जो टिकट का बंटवारा कर रही है उस टिकट का डेटा लीक हो गया। मतलब ऐसे आप बार बार डेटा शब्द सुनते होंगे। ये डेटा है क्या? तो डेटा का मतलब है सूचनाएं, और सूचनाएं भी कैसी? संख्यात्मक सूचनाएं। सामान्यतः हम हालांकि डेटा में गुणात्मक सूचनाएं भी होती है, लेकिन हम संख्यात्मक सूचनाएं ही शामिल करते हैं डेटा में। जहां गुणात्मक सूचनाएं है उसको बताने के लिए भी हम संख्या का ही प्रयोग करते हैं। तो डेटा है क्या? डेटा बेसिकली संख्यात्मक सूचनाएं हैं। सूचनाएं जो दिन प्रतिदिन की सूचनाएं हैं वो संख्यात्मक सूचनाएं हैं। लेकिन इन संख्यात्मक सूचनाओं में एक तो तुलना का गुण होना चाहिए और एक सजातीयता। संख्यात्मक सूचनाएं जिसमें तुलना और सजातीयता का गुण हो उसे हम डेटा बोलते हैं। तुलना और सजातीयता कैसे? जैसे मैं आपको बोलूं, कक्षा के 50 विद्यार्थियों के डेटा आपने इकट्ठे किए, हर विद्यार्थी के अंक आपने इकट्ठे किए, तो यदि आप दो विद्यार्थी या पूरी क्लास के विद्यार्थियों के बीच तुलना करो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्येक विषय के अंक आपके पास है। और तुलना सजातीयता का गुण कैसे? ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक विद्यार्थी के तो अंक ले रहे हो, एक विद्यार्थी की ऊंचाई ले रहे हो, फिर दोनों में तुलना कर रहे हो कि कौन सा विद्यार्थी कक्षा में होशियार है। तो सजातीयता का गुण मतलब एक विद्यार्थी के अंक लिए तो दूसरे विद्यार्थी के भी अंक लिए। तो संख्यात्मक सूचनाएं इकट्ठी की आपने, प्रत्येक विषय के अंक आपने इकट्ठे किए, सबके बीच आप तुलना कर रहे हो, कौन विद्यार्थी ज्यादा अंक, किस विद्यार्थी किस विषय में कितने अंक, उसके आधार पर परसेंटेज आती है। और सजातीयता मतलब प्रत्येक विद्यार्थी अंक ले रहे हो आप, सजातीयता का गुण उनमें आपस में तुलना करने के लिए, उसे हम डेटा बोलते हैं। तो डेटा क्या है? डेटा संख्यात्मक सूचनाएं हैं जिसमें तुलना का और सजातीयता का गुण हो, उसे हम डेटा बोलते हैं। अब बात करते हैं सांख्यिकी। ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स। इसकी शुरुआत कब हुई? तो देखो स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत, एक बेसिक परिचय है, मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत मानी जाती है कि जब मिस्र में पिरामिड का निर्माण हो रहा था, तो मिस्र में पिरामिड के निर्माण के लिए वहां के शासक ने पूरा वित्तीय प्रबंध देखा कि पिरामिड कैसे बनाने हैं, कितना खर्चा आएगा, किस प्रकार पिरामिड बनाने हैं। तो वो सारी सूचनाएं जब इकट्ठा की गई ना, तो वहां से सांख्यिकी की शुरुआत मानी जाती है। सांख्यिकी की शुरुआत का, जब मिस्र के अंदर पिरामिडों का निर्माण किया गया तो वहां से सांख्यिकी की शुरुआत मानी जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी शुरुआत राजा महाराजाओं के काल से हो गई थी। सांख्यिकी की शुरुआत कैसे? आप मौर्य काल, आपके सिलेबस में है, हिस्ट्री के सिलेबस में मौर्य काल, वहां आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना तो उसे अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया, और हर विभाग के अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त किए कि हर विभाग की जानकारी के लिए अलग अलग लोग नियुक्त किए गए। हाँ, उनके विभाग अध्यक्ष का नाम अलग अलग है, आप पढ़ते भी होंगे कि सेना मतलब सेना के अंदर कितने अश्व सैनिक है, घुड़सवार सैनिक कितने, कितने पैदल सैनिक है, इन सबकी जानकारी रखने के लिए सेना के अंदर एक अधिकारी नियुक्त किया गया। वित्त, सारी कर से संबंधित जानकारी के लिए वित्त के अंदर एक अधिकारी नियुक्त किया गया। तो ये क्या सारे सब डाटा तो इकट्ठा करते थे सारे, कि मान लो पड़ोसी का हमला हो जाए और पता हो ही नहीं कि हमारे पास कितने घुड़सवार सैनिक है, कितने पैदल सैनिक है, तो सारी सैनिक व्यवस्था कैसे है, तो कैसे युद्ध जीता जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं क्या है, इकट्ठा करने के लिए हर विभाग के अंदर अलग अलग पदाधिकारी थे, और वहां से हम ये सांख्यिकी तो है, सारी सूचनाएं इकट्ठा कर कि हर क्षेत्र से संबंधित अलग अलग सूचनाएं सारी इकट्ठा कर रखी है। तो सांख्यिकी की शुरुआत मुख्यतः स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत राजा महाराजाओं के समय से प्रारंभ मानी जाती है। लेकिन इसको विषय के रूप में पढ़ना कब प्रारंभ किया गया, से सब्जेक्ट के रूप में कब पढ़ना प्रारंभ किया गया? तो सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले इसको 1749 ईस्वी में बताया, और किसने बताया? गोटफ्राइड एकेनवाल ने। गोटफ्राइड एकेनवाल, इन्होंने सबसे पहले से विषय के रूप में बताया 1749 ईस्वी के अंदर। इसलिए हम गोटफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के जनक कौन है? गोटफ्राइड एकेनवाल। फिर धीरे धीरे क्या, 1749 तो बहुत पुरानी बात है, फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते गए, और आज आधुनिक सांख्यिकी के जनक, आधुनिक सांख्यिकी के जनक हम मानते हैं फिशर को। आधुनिक सांख्यिकी का जनक कौन है? फिशर। 1749 के बाद में हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते गए, और आज जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उसका जनक कौन है? उसका जनक है फिशर। और भारतीय सांख्यिकी के जनक, तो भारतीय सांख्यिकी के जनक, ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? तो भारतीय सांख्यिकी के जनक है पीसी महालनोबिस, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी मॉडल दिया है। तो भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस को माना जाता है। तो साथ में आप ये भी ध्यान में रखना। अब देखते हैं आगे। हाँ देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स शब्द का उद्गम निम्न भाषाओं से। जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है इसका उद्गम किन भाषाओं से माना जाता है? इसका उद्गम कौन सी भाषाओं से हुआ? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है स्टेटस, इटालियन भाषा का एक शब्द है स्टैटिस्टिस्टा, और जर्मन भाषा का एक शब्द है स्टैटिस्टिक। याद रख सकते हो आप। देखो जर्मन की घड़ी टिक टिक, तो आप ऐसे लास्ट से ये शब्द उठा सकते हो, स्टैटिस्टिक। जर्मन की घड़ी टिक टिक, तो स्टैटिस्टिक। इटालियन, इटली का पास्ता, तो लास्ट में टी ये शब्द ना, आ शब्द है स्टैटिस्टिस्टा। ये क्या है? इटली की भाषा के शब्द से उद्गम। और लैटिन का एक शब्द है स्टेटस, और इन तीनों शब्द का मतलब है एक राज्य से, एक स्टेट से। इन तीनों शब्द का मतलब माना जाता है एक राज्य से, एक स्टेट से। सांख्यिकी के जनक तो मैंने आपको बताया गोटफ्राइड एकेनवाल को सांख्यिकी का जनक माना जाता है। आधुनिक सांख्यिकी का जनक, तो आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है प्रोफेसर आर ए फिशर को, और भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है पीसी महालनोबिस को। ये आधुनिक सांख्यिकी का, सॉरी, भारतीय सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस। अब देखो, अब बात करते हैं सांख्यिकी के चरण। सांख्यिकी क्या है ये आपको बताया मैंने। अब वो स्टैटिस्टिक्स के चरण क्या है, मतलब सांख्यिकी है क्या, ये समझना। जिस भी, मैं आपको बताता हूँ, आप जिस भी गांव से हो, जिस भी शहर से हो, जिस भी आप गांव से, शहर से, कस्बे से,
आप ये जानना चाहते हो कि आपके गांव या आपके शहर के जो लोग हैं उन सबकी एवरेज इनकम क्या है, औसत आय क्या है उन सबकी। आप ये जानना चाहते हो कि उन सबकी औसत आय क्या है, तो आप क्या करोगे, पहले आप डेटा इकट्ठे करोगे। तो डेटा कैसे, मान लो आप घर घर गए और प्रत्येक व्यक्ति से आपने उनकी आय पूछी, प्रत्येक व्यक्ति के पास गए और प्रत्येक व्यक्ति से आपने आय की जानकारी प्राप्त की। तो ये क्या है, आय की जानकारी प्राप्त करना। ये आप एवरेज इनकम निकालने के लिए, औसत आय निकालने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आय की जानकारी इकट्ठे कर रहे हो, जानकारी प्राप्त कर रहे हो। तो ये जो उद्देश्य आपने निर्धारित किया है औसत आय निकालने का, उसके लिए आंकड़ों का या डेटा का संकलन किया, आपने डेटा इकट्ठे किया प्रत्येक व्यक्ति से। तो पहला चरण क्या है, आंकड़ों का संकलन। कि आप घर घर जाकर आंकड़ों का संकलन इकट्ठा कर रहे हो। उसके बाद में आपने आय, सब व्यक्तियों की आय की जानकारी प्राप्त कर ली, हर एक व्यक्ति की आय आपको पता लगी। अब उसमें आपने फिर वर्गीकरण किया। वर्गीकरण कैसे कि 5,000 कमाने वाले गांव में 50 व्यक्ति हैं, 8,000 की इनकम वाले 30 व्यक्ति हैं, 10,000 की इनकम वाले 20 व्यक्ति हैं। ऐसे आपने उन सारी डेटा का, ये सारी आय जो आपने जो डेटा इकट्ठे किए हैं उन सब डेटा का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण कर एक सारणी बनाई। तो सारणी सारे डेटा इकट्ठे किए, उनको वर्गीकृत किया। या ऐसे कर सकते हो 5,000 की इनकम वाले इतने व्यक्ति आगे आएगा, या वर्ग में कर सकते हो कि 5,000 से 10,000 की इनकम प्राप्त करने वाले इतने व्यक्ति हैं, 10,000 से 15,000 की इनकम प्राप्त करने वाले इतने व्यक्ति हैं। तो ये आपने वर्गीकरण किया, सबका क्लासिफिकेशन किया और वर्गीकरण करने के बाद उस सारणी के अंदर उसे सारणी के अंदर लिख दिया गया। अभी भी आपको उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, आप तो औसत आय निकालना चाहते हो। तो इनसे औसत आय निकालने के लिए आंकड़े इकट्ठे कर लिए, वर्गीकरण कर लिया और सारणी के अंदर प्रस्तुत कर लिया, सारणी के अंदर लिख दिया आंकड़ों को। फिर आपने विश्लेषण किया। मतलब विश्लेषण का मतलब क्या है कि एवरेज इनकम निकालने के लिए जो तरीका, मतलब जो फॉर्मूला आप काम में लोगे। जैसे मैं आपको ये बताऊं सामान्य सा कि एक 3 व्यक्ति है, 10,000 कमा रहा है, एक 20,000 कमा रहा है और एक 5,000 कमा रहा है, 6,000, एक की इनकम 6,000। तो तीनों की एवरेज इनकम क्या होगी, तब आप ऐसे तो याद करोगे 20 + 30 = 36 कि 3 व्यक्तियों की आय है 36,000 और 36,000 में गांव में टोटल 3 व्यक्ति हैं, तो टोटल 36,000 इनकम कमा रहे हैं और 3 व्यक्ति हैं तो 3 का भाग लगा दिया और बराबर 12,000 प्रत्येक व्यक्ति की इनकम आई, जो आपकी औसत इनकम। तो इस तरीके से क्या है, आप सब इनका विश्लेषण एवरेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला काम में लोगे आप, उसे हम क्या बोल रहे हैं कि आपने वो विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद आप निष्कर्ष प्राप्त करोगे। निष्कर्ष कैसे, गांव के व्यक्तियों की औसत आय कितनी है। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या, ये स्टैटिस्टिक्स है कि एक निश्चित उद्देश्य के अनुसार हमने एक उद्देश्य निर्धारित किया औसत आय निकालने का। तो एक निश्चित उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका वर्गीकरण करना, फिर सारणीयन करना और विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया, इसे हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार समंकों का डेटा का संकलन करना, उनका वर्गीकरण करना, सारणीकरण करना तथा विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया, यही क्या है, सांख्यिकी। तो आप समझे होंगे स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये जो मैंने बताया वो स्टैटिस्टिक्स है। अब देखो, अब आपके सिलेबस में यहां से स्टार्ट कर रखा है इस समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डेटा की। सबसे पहले जो आपको सिलेबस में यूनिट दे रखी है वो यही दे रखी है, कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण। अब समझना, पहले मैंने आपको बेसिक परिचय बताया और परिचय आपने देखा होगा सांख्यिकी शब्द का उद्भव कौन सी भाषाओं से हुआ, सांख्यिकी का जनक क्या है। डिफेक्ट बेस्ड यदि कोई प्रश्न हो तो सांख्यिकी का जनक, आधुनिक सांख्यिकी का जनक प्रोफेसर आर.ए. फिशर और भारतीय सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस। इसके बाद सांख्यिकी है क्या, तो सांख्यिकी के चरण बताएं और सांख्यिकी की परिभाषा की सांख्यिकी ये है जो आप पढ़ रहे हो। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण। तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि डेटा है क्या, समंक आंकड़े ये क्या है। तो समंक आंकड़े सूचनाएं, और सूचनाएं भी कैसे, मैंने आपको बताया संख्यात्मक सूचनाएं। तो यदि गुणात्मक सूचनाएं हैं वहां भी हम संख्या के रूप में ही प्रदर्शित करके तुलना करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूं मैं आपको, कभी स्विगी से खाना ऑर्डर किया होगा या कभी ओला या उबर के अंदर यात्रा की होगी। तो वहां देखो, जब आप यात्रा पूरी करते हो तो आपको स्टार के अंदर रेटिंग देनी होती है उनके गुण बताने के लिए कि वो राइड आपकी कैसी थी, या स्विगी के अंदर जो जिस रेस्टोरेंट से आपने खाना मंगाया, जो डिलीवरी बॉय आपको खाना देने के लिए आया है उसका व्यवहार कैसा था, उस वो जो रेस्टोरेंट से खाना आया वो कैसा था। तो आप वो रेटिंग बताने के लिए स्टार का प्रयोग करते हो। या असंतुष्ट हो, बहुत ही खराब है, तो आप 1 स्टार रेटिंग देते हो। आप तब आप 2 स्टार रेटिंग देते हो, औसत तब आप 3 स्टार रेटिंग देते हो कि एवरेज ठीक ठाक था, ये इसकी राइड ठीक थी, जिस उबर में हम यात्रा कर रहे हैं उसका व्यवहार ठीक था। 4 स्टार देने का मतलब अच्छा, 5 का इसका मतलब 5 स्टार देने का मतलब बहुत अच्छा। ऐसा आप करते भी होंगे। ऐप की क्वालिटी बताने के लिए रेटिंग देनी पड़ती है। प्ले स्टोर में आप जब भी ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको रेटिंग मांगता है, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग। तो गुण ही तो बता रहे हो आप, गुण बताने के लिए स्टार के अंदर संख्या के रूप में बता रहे हो आप, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग। तो हम जो भी सूचनाएं हैं उनको संख्या के रूप में प्रदर्शित करके तुलना करते हैं हमेशा। तो सूचनाएं आ रहा था डेटा, तो डेटा है क्या, सूचनाएं अथवा तथ्य जिनके द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, तुलना करके कोई निष्कर्ष प्राप्त कर सके, वो क्या है, डेटा। तो डेटा में सामान्य लिखूं कि संख्यात्मक सूचनाएं, सीधी परिभाषा पढ़ो कि संख्यात्मक सूचनाएं इंफॉर्मेशन ही डेटा है। संख्यात्मक सूचनाएं जिनमें तुलना का व सजातीयता का गुण हो। संख्यात्मक सूचनाएं जिनमें तुलना व सजातीयता का गुण हो, वो क्या है, डेटा। अब ये डेटा है ना, ये डेटा 2 प्रकार के होते हैं। डेटा है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी डेटा, एक सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े क्या है वो देखना। प्राथमिक आंकड़ों का मतलब है वे डेटा जो अनुसंधान कर रहा है उसके द्वारा पहली बार मूल रूप से, मौलिक रूप से इकट्ठे किए गए ओरिजिनल डाटा। तो पहली बार जब आरंभ से लेकर अंत तक जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं वो कौन से हैं, वो आपके प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक आंकड़े। एग्जांपल के तौर पर बताऊं मैं आपको, जैसे भारत सरकार जनगणना के आंकड़े इकट्ठे कर रही है। भारत सरकार जो जनगणना के आंकड़े इकट्ठे कर रही है वो उनके लिए प्राइमरी डेटा है, सरकार के लिए प्राइमरी डेटा है। वो पहली बार मूल रूप से इकट्ठे किए जा रहे हैं, ओरिजिनली रूप से इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो प्राइमरी डेटा कौन से हैं, जो अनुसंधानकर्ता द्वारा, संबंधकर्ता द्वारा जो संबंध इकट्ठे कर रहे हैं, डेटा इकट्ठे कर रहे हैं, उसके द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से मूल रूप से इकट्ठे किए जा रहे हैं। और मूल रूप से इकट्ठे किए जा रहे हैं, ओरिजिनली रूप से इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो ज्यादा विश्वसनीय होंगे और इनमें धन व श्रम ज्यादा लगेगा। जैसे इनमें प्राइमरी में धन व श्रम ज्यादा लगता है। आपको जैसे मान लो जनगणना के आंकड़े चाहिए तो आप नए सिरे से इकट्ठे करवाते हो क्या,
खुद जनगणना करवाते हो नहीं, हम क्या करते हैं किसी वेबसाइट से या भारत सरकार रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, आरजीआई की वेबसाइट है, वहां से हम क्या करते हैं वो डेटा इकट्ठे कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं, वहां से हम जनगणना के आंकड़े सारे देख लेते हैं, या कहीं भी प्रकाशित स्रोत से जो भी मार्केट में पब्लिश कहीं कोई बुक पब्लिश है जनगणना की, वहां से हम देख लेते हैं, मतलब खुद इकट्ठे नहीं करके हम किसी अदर सोर्स से इकट्ठे करते हैं, तो वो प्राइमरी डेटा नहीं है, प्राइमरी डेटा खुद नए सिरे से इकट्ठे किया जाए वो है। और दूसरे द्वितीयक समंक सेकेंडरी डेटा, वे समंक जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है, इकट्ठे तो किसी और ने किए और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग कर रहा है। जैसे किसी के लिए कोई यदि प्राइमरी डेटा तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो सेकेंडरी डेटा भी हो सकते हैं। जनगणना के आंकड़े सरकार के द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं, उनके लिए प्राइमरी डेटा है, और आप यदि उनको प्रयोग कर रहे हो तो आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक आंकड़े हैं। अब मैं आपको ये बोलता हूं, यहां देखो सेकेंडरी डेटा मुख्यतः हमेशा प्रकाशित होंगे, तो प्रकाशित डेटा है, पब्लिश्ड डेटा है, वो हमेशा सेकेंडरी डेटा होंगे, कहीं ना कहीं इनका प्रकाशन है, प्रकाशन किया जा चुका है, और वहां से हम यदि डेटा इकट्ठे कर रहे हैं तो डेटा हमेशा क्या होंगे, द्वितीयक या सेकेंडरी डेटा होंगे, द्वितीयक आंकड़े होंगे। अब देखो ये जो प्राइमरी डेटा है, इन प्राइमरी डेटा को संग्रहण कैसे किया जाता है, इकट्ठे कैसे किए जाते हैं, तो इसके लिए देखो कुछ अलग अलग विधियां हैं इनको इकट्ठे करने की। वो क्या है, तो एक तो तरीका है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करके प्राइमरी डेटा है उनको इकट्ठे करने की अलग अलग विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, कैसे कि होम टू होम जाकर, घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठे करना। आपको आपके गांव के मजदूरों की स्थिति जाननी है कि आपके गांव के जो मजदूर है उनकी आय का स्तर कितना है, उनका रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड, रहन सहन कितना है उनका, वो आपको जानना है। तो आप क्या करोगे, आप यदि घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से डेटा इकट्ठे कर रहे हो, जो भी मजदूरी करने वाला है हर व्यक्ति से डेटा इकट्ठे कर रहे हो, आप घर गए आप कि आपकी इनकम कितनी है, आपको एक महीने में कितने दिन काम मिल जाता है, आप किन किन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो, आपकी मेडिकल सुविधा कैसी है, ये सारी जानकारी आप यदि इकट्ठे कर रहे हो तो वो क्या है, प्रत्यक्ष, मतलब घर जाकर या व्यक्ति टू व्यक्ति मिलकर, व्यक्ति टू व्यक्ति से या होम टू होम घर घर जाकर इकट्ठा करना, वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। एक है प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे मैं आपको ये बोलूं, आपको किसी कॉलेज में जाकर वहां की उपस्थिति की जानकारी चाहिए, तो आप क्या करोगे, हर एक विद्यार्थी से मिलोगे या डायरेक्ट ऑफिस में जाकर जो भी संस्था प्रधान है, प्रिंसिपल है, उनसे बात कर जो भी उपस्थिति रजिस्टर है वो लेकर आप उसमें देखकर डेटा इकट्ठे करोगे, वहां से पता करोगे, तो आप वहीं से तो पता करोगे, प्रत्यक्ष रूप से जानना मुश्किल है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैं ये बोलूं महाविद्यालय में एग्जाम्पल लिख दो, महाविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति की जानकारी ये आपको चाहिए, ये प्रत्यक्ष रूप से ना प्राप्त कर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जाएगी। कुछ डेटा ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बोलो, आप किसी को पूछो आप सिगरेट पीते हो, तो आपका जवाब, उसका जवाब क्या आएगा, यस पीता हूं। शराब पीते हो, जवाब यस आएगा नहीं। तो कुछ डेटा क्या प्रत्यक्ष रूप से इकट्ठे नहीं किए जाते, वो अप्रत्यक्ष रूप से इकट्ठे किए जाते हैं। तो महाविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति की जानकारी, जैसे आपको ये जानना होगी गांव में शराब कितने व्यक्ति पीते हैं, तो आप हर एक व्यक्ति से पूछोगे, या गांव में जो अधिकृत रूप से शराब की दुकान है वहां जाकर डेली कितने व्यक्ति आते हैं, वो जानकारी प्राप्त करोगे, तो वो क्या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जाएगी। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। एक है संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, ये संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति ये सामान्यतः जो न्यूज़पेपर है उनके लिए संवाददाता नियुक्त रहते हैं और उनसे क्या डेटा इकट्ठे किए जाते हैं। हर गांव में, हर तहसील मुख्यालय पर, एक गांव में तहसील में एक संवाददाता एडिटर है, उन सबसे सूचना इकट्ठी की जाती है उन संवाददाताओं से, और वो आगे क्या प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचती है और वहां उनका सारा संकलन होता है। तो न्यूज़पेपर के लिए क्या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूची प्रभाकर और प्रश्नावली प्रभाकर, ये क्या है, देखो अनुसूची या प्रश्नावली, तो इन दोनों में देखो अंतर समझना। अनुसूची प्रभाकर या प्रश्नावली प्रभाकर, ये दो डेटा इकट्ठे किए जाए। अनुसूची का मतलब ये है कि इसमें जो अनुसंधान करता है, इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान करता, ये स्वयं क्या है, घर जाएगा या जहां से डेटा इकट्ठे करने वहां जाएगा और कुछ प्रश्नों का एक सेट तैयार रखेगा, जिसके अंदर उद्देश्य के अनुसार यथासंभव कम से कम प्रश्न होंगे, लेकिन वो उद्देश्य को पूरा करे इतने कुछ प्रश्न रहेंगे अनुसूची के अंदर। जैसे मान लो उसे मजदूरों की आर्थिक स्थिति की जानकारी चाहिए, या जो किसी शहर के ऑटो रिक्शा चालक है उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान करता, स्वयं उनके पास जाएगा और अनुसूची एक पहले से परफॉर्मा प्रश्नों का तैयार है कि आपकी इनकम कितनी है, ये क्या है, आपकी इनकम कितनी है, आपके घर में क्या क्या सुविधाएं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, आप मेडिकल सुविधा कैसे लेते हो, कहां जाते हो, कौन से अस्पताल का प्रयोग करते हो, वो सारी सूचनाएं, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी है, उनके रहन सहन की जानकारी के लिए। उसमें क्या निश्चित अपने उद्देश्य के अनुसार प्रश्न है और अनुसंधान करता के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे और स्वयं भरे जाएंगे। और प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली के अंदर एक निश्चित जो भी उद्देश्य के अनुसार कम से कम जो प्रश्न है वो एक सेट तैयार है पूरा, और जिस व्यक्ति से डेटा इकट्ठे करने ना उनके पास से प्रश्नावली भेज दी जाती है और वो स्वयं उनको भरकर क्या है डाक के माध्यम से इसे भेज देते हैं। जो भी अनुसंधान करता है उसके पास प्रश्नावली को, जितने प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का जवाब देकर, तो ये जो प्रश्नावली है ना ये रेस्पोंडेंट के द्वारा भेज जाती है। अंग्रेजी शब्द ध्यान रखना, सूचक बोलते हैं, साइड से भरी जाती है। जिस व्यक्ति से डेटा इकट्ठे करने उसके पास प्रश्नावली भेज दी जाती है, रेस्पोंडेंट के पास प्रश्नावली भेज दी जाती है और उसके द्वारा क्या स्वयं भरकर डाक के माध्यम से अनुसंधानकर्ता के पास भेज दी जाएगी। तो यहाँ देखो अनुसूची और प्रश्नावली के अंदर क्या है, ज्यादा अनुसूची अच्छी मानी जाती है प्रश्नावली से, क्योंकि हम जिस व्यक्ति को मान लो प्रश्नावली भेज रहे हैं और वो अपने अकॉर्डिंग उत्तर दे रहा है, तो कुछ प्रश्न हो सकता है कि हम क्या उत्तर चाहते हैं लेकिन वो क्या समझ रहा है, उसके अनुसार उसने इसका उत्तर दिया। तो अनुसूची के बजाय, प्रश्नावली की बजाय अनुसूची ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अनुसूची खुद इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भरी जाती है और जैसे सूचना चाहिए उसके अनुसार वो उसे भरता है। उसके अनुसार जो प्रश्न है, प्रश्न मान लो सामने व्यक्ति को अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आया तो स्वयं पूरा वर्णन उसको दिया जाएगा, उसके बाद में उससे वो प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा। तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा भरी जाती है अनुसूची और प्रश्नावली रेस्पोंडेंट के द्वारा भरी जाती है, ये ध्यान रखना। देखो, और दूसरा है कि द्वितीयक समंकों को जब इकट्ठा करें ना तो सामान्यतः द्वितीयक समंकों को प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः बोलो में प्रकाशित स्रोत भी हो सकते हैं सेकेंडरी डेटा इकट्ठे करने के, लेकिन सामान्यतः बेसिकली हमेशा क्या है प्रकाशित स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको कोई जानकारी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन या कोई सरकारी प्रकाशन है उनसे आपको डेटा इकट्ठे कर रहे हो, वेबसाइट से जाकर आप डेटा देख रहे हो, वो क्या द्वितीयक आंकड़े। जैसे देखो कुछ प्रश्न है कि इनके माध्यम से आप समझो कि प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति है,
प्राइमरी डेटा है उनको इकट्ठे करने की रीति कौन सी है? तो यहाँ देखना अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन नहीं, प्रकाशन शब्द आ रहा है वो तो क्या द्वितीयक समंकों को इकट्ठा करने की संग्रह करने की रीति है। व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन नहीं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान हाँ अभी बताया था। प्रकाशित स्रोत नहीं, तो क्या उत्तर आ जाएगा? प्राथमिक समंकों के संग्रह की रीति क्या है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था देखो कि अनुसूची ना अनुसंधानकर्ता के द्वारा खुद भरी जाती है। अनुसंधानकर्ता खुद जाता है, खुद क्षेत्र में जाएगा, जिनसे डेटा इकट्ठे करने हैं उनके पास जाएगा, उनसे प्रश्न करेगा, बाद में अनुसूची क्या भरी जाएगी और डेटा इकट्ठे किए जाएंगे। ये क्या प्रश्नावली? ये प्रश्नावली सामान्यतः हो सकता है कि हम व्यक्ति को प्रत्यक्ष जाकर भी दे दें, लेकिन डाक के द्वारा भी भेजी जा सकती है। मतलब कोई आवश्यक नहीं है कि क्षेत्र में जाकर ही भरी जाएगी ये प्रश्नावली। तो यहाँ आपको मैंने क्या पूछा देखो ये प्रश्न कि अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है स्वयं के द्वारा, तो यहाँ क्या जाएगी? अनुसूची अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर भरी जाएगी। और प्रश्नावली रेस्पोंडेंट के द्वारा भरी जाएगी, ये आप ध्यान रखना। एक आदर्श प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, या जो सर्वेक्षण हम कर रहे हैं उसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यथासंभव कम से कम होनी चाहिए। तो ये क्या कोई निश्चित नहीं है कि 10% नहीं हो, 50% नहीं हो, 20% नहीं हो, क्या तो आपका उद्देश्य पूरा इतने प्रश्न तो होने चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम से कम हो, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि प्रश्न होंगे आपको पूरी बुक पकड़ा दी जाए प्रश्नों की तो आप कितने प्रश्नों का जवाब दोगे वहां। तो ये क्या है कि सर्वेक्षण के अनुसार यथासंभव कम से कम, लेकिन उद्देश्य को पूरा करें इतने प्रश्न उसमें होने चाहिए। अब देखो अब यह प्रकाशित द्वितीयक समंकों में से निम्न अधिक विश्वसनीय व अधिक परिशुद्ध होने की प्रत्याशा है। परिशुद्ध प्रकाशित द्वितीयक समंकों में से निम्न अधिक विश्वसनीय व अधिक परिशुद्ध होने की प्रत्याशा है। इनमें कौन से ज्यादा विश्वसनीय व अधिक परिशुद्ध है? तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और सरकारी राष्ट्रीय सरकारों के जो प्रकाशन है वो ज्यादा विश्वसनीय है, बजाय अर्ध सरकारी प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं के लेख, व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन, तो उनसे ज्यादा किसको महत्व दिया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय सरकारों के प्रकाशन। अंतरराष्ट्रीय यहाँ ये शब्द है, इसकी जगह संस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और राष्ट्रीय सरकारों के प्रकाशन वो क्या होंगे? वो ज्यादा परिशुद्ध माने जाएंगे। अब देखना आपके सेकंड जो दे रखा है वो है समंकों का प्रस्तुतिकरण। समंकों को प्रस्तुत कैसे किया जाता है? तो आपने डेटा इकट्ठे कर लिए सारे, अब उन डेटाओं का पहले क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाएगा और वर्गीकरण करने के बाद एक सारणी बनाई जाएगी, उस सारणी बनाकर डेटा को प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो भी संकलित समंक है उनको हम वर्गीकृत करके पहले हम वर्गीकरण करेंगे। जैसे मान लो आपने ये इकट्ठे किए गांव में व्यक्तियों की वो सब आय की जानकारी आपको चाहिए, तो 5,000 से लेकर 10,000 तक कमाने वाले व्यक्ति कितने हैं, 10,000 से लेकर 15,000 तक कमाने वाले व्यक्ति कितने हैं, 15,000 से 20,000 तक कमाने वाले व्यक्ति कितने हैं। पहले आपने ये वर्गीकरण किया, फिर उनको एक सारणी बनाई, इसमें व्यक्ति है 5, 10,000 से समंकों को जो आपने समंक के डेटा आपने इकट्ठे किया उनको वर्गीकृत किया और वर्गीकृत करने के बाद सारणी के द्वारा उनको प्रस्तुत किया जाएगा। तो वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण देखो संकलित समंकों को समान गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया, कि जो आपने डेटा इकट्ठे किए हैं उनमें समान गुणों के अनुसार, ये डेटा इनसे संबंधित है, ये डेटा इससे संबंधित है, तो समान गुणों के अनुसार उनको वर्गीकरण कर वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के दो प्रकार के हैं, एक तो मात्रात्मक, मात्रा के अनुसार वर्गीकरण होगा, एक गुणात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, एक भौगोलिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण, एक काल क्रमानुसार वर्गीकरण। मात्रात्मक वर्गीकरण में तो मात्रा को आधार बनाकर वर्गीकृत करोगे, गुणात्मक वर्गीकरण में गुण को आधार बनाकर वर्गीकरण करोगे। गुण को आधार कैसे? जैसे मान लो कक्षा के अंदर आपको विद्यार्थियों को बैठाना है, तो आप देखो उनके गुण के अकॉर्डिंग कि महिलाएं इधर बैठेंगी, पुरुष इधर बैठेंगे, महिला और पुरुष का गुण है तो उस गुण के अनुसार आपने डिवाइड कर दिया, तो उसमें से भी आपने डिवाइड कर दिया। तो मतलब परसेंटेज के अनुसार जिसकी बुद्धि ज्यादा है वो पीछे, जिनकी कम बुद्धि उनको ज्यादा समझ में आए, तो कम होशियार जो विद्यार्थी है परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपने देखा तो कम होशियार विद्यार्थी को आगे बैठाया, होशियार विद्यार्थियों को पीछे बैठाया, उनमें भी आपने बुद्धिमत्ता का जो होशियारी का जो गुण है उसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण कर दिया। तो वर्गीकरण का मतलब गुण के अनुसार वर्गीकरण करना। एक है भौगोलिक वर्गीकरण कि जयपुर के विद्यार्थी यहाँ बैठेंगे, अलवर के यहाँ बैठेंगे, भरतपुर के यहाँ बैठेंगे, अजमेर के यहाँ बैठेंगे, जोधपुर के यहाँ बैठेंगे, ये क्या है? ये भौगोलिक वर्गीकरण, क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण कर दिया, जहाँ क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण किया जाए डेटा को। और एक है काल क्रमानुसार, समय के अनुसार उनको वर्गीकृत किया जाए। समय के अनुसार कैसे? कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से 1995 के बीच में वो यहाँ बैठेंगे, 95 से 2000 के बीच में डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ बैठेंगे, 2000 से 2005 के बीच में वो यहाँ बैठेंगे। ये क्या है? ये कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण है। बस ध्यान रखना, इतना सा ध्यान रखना, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता। बस मात्रात्मक वर्गीकरण में मात्रा के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किया जाता है, गुणात्मक वर्गीकरण के अंदर गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, भौगोलिक वर्गीकरण के अंदर क्षेत्र के आधार पर, और काल क्रमानुसार वर्गीकरण में समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आधार ध्यान में रखना बस आप। इसके बाद में देखना अब आपको क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीरीज श्रेणियां क्या है? सीरीज श्रेणियां क्या है? तो देखना आप, तो श्रेणी तीन प्रकार की है, एक व्यक्तिगत श्रेणी, एक खंडित श्रेणी डिस्क्रीट, व्यक्तिगत पर्सनल इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, और एक है अखंडित या सतत कंटिन्यूअस सीरीज। ये ध्यान रखना। तो श्रेणी तीन प्रकार की है। उसमें व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी है? तो व्यक्तिगत श्रेणी है कि जिसमें डेटा को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाए, सर को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाए, इसमें कोई आवृत्ति नहीं होती। जैसे मैं आपको ये बोलूं कैसे कि कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं और आपने क्या किया, उन सारे 50 विद्यार्थियों में अलग अलग प्राप्तांक कि रोल नंबर 1 के 100 में से 100 है, रोल नंबर 2 के 90 अंक है, रोल नंबर 3 के 30 अंक है। रोल नंबर है वो वर्गीकरण मतलब व्यक्तिगत आवृत्ति नहीं है, वो तो उनकी पहचान का एक तरीका है केवल। रोल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, रोल नंबर बता रहा हूं, रोल नंबर 1 के वो वर्गीकरण नहीं, तो गुण पहचानने का एक तरीका है केवल। तो रोल नंबर 1 के 100 है, रोल नंबर 2 के 90 है, रोल नंबर 3 के 30 है, ऐसे आपने क्या 50 विद्यार्थियों के इंडिविजुअल अलग अलग प्राप्तांक लिखे हैं, तो वो तो व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा है खंडित श्रेणी। क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। क्या है? तो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब है जिसमें सर का यथार्थ माप एग्जैक्ट मेजरमेंट हो, जहां पर एग्जैक्ट मेजरमेंट हो, मतलब जहां पर दशमलव में मान नहीं हो, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में उत्तर हो, पूर्ण संख्या में जहां पर आंसर हो। जैसे मैं ये बोलूं संख्या, तो पृष्ठ संख्या वो ये बताओगे क्या कि ये 4.5 नंबर पेज पर है, ये 4.33 नंबर पेज पर है। पृष्ठ संख्या होगी 1 नंबर 2 नंबर, जिनको पूरा काउंट किया जा सके, जिनको पूरा पूरा पूर्ण संख्या में गिना जा सके, वो क्या है? खंडित सीरीज। दुर्घटना में, जैसे दुर्घटना में मरे हुए व्यक्तियों की संख्या हो तो आप ऐसे बताओगे 10.5 व्यक्ति मारे गए, 10.78 व्यक्ति मारे गए, नहीं, पूर्ण संख्या में गिना जा रहा है इन्हें, तो वो क्या है? खंडित सीरीज। ध्यान रखना, खंडित में खंडित जो चर के आधार पर हम श्रेणी बनाएंगे उसे हम खंडित श्रेणी बोलेंगे, और खंडित श्रेणी में चर तथा आवर्ती दोनों होंगे।
जैसे चर तथा आवर्ती दोनों कैसे, कि जहां पर चर भी होगा और साथ में आवर्ती भी होगी। 5 है उसकी 2 बार आवर्ती है, 3 है उसकी 1 बार आवर्ती है, 4 है उसकी 3 बार आवर्ती है। इस प्रकार चर और आवर्ती दोनों हो, वो क्या है आपकी खंडित सीरीज, खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट सीरीज। तो सीरीज देखना, व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज, इसमें डेटा को चर को व्यक्तिगत रूप से दर्शाया जाए, वो व्यक्तिगत श्रेणी। और जहां साथ साथ में आवर्ती भी दे रखी है वो क्या आपकी खंडित है, वो साथ में क्या है कि उनका यथार्थ माप होना चाहिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, वो आपकी खंडित श्रेणी। तीसरी आपकी अखंडित या सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज कैसे, जिसमें चर है वो अंतराल या लिमिट में होता हो, जैसे ऐसे लिखा हुआ है 0 से लेकर 10 तक नंबर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 4 है, वर्गांतर दे रखा हो, जहां पर वर्गांतर दे रखा हो, साथ में आवर्ती फ्रीक्वेंसी एफ भी दे रखा हो, जहां पर वर्गांतर दे रखा हो और साथ में आवर्ती दे रखी हो, वर्ग अंतराल चर अंतराल पर हो, वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी आवर्ती दे रखी हो। 0 से लेकर 10 नंबर प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी, 10 से लेकर 20 तक 5 है, 20 से लेकर 30 तक 8 है। इस प्रकार आपको वर्गांतर और आवर्ती दे रखी हो, इसमें चर अंतराल में हो, लिमिट में हो, चर तथा आवर्ती दोनों दे रखी है इसमें भी। और ये जो अखंडित है वो श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक तो समावेशी श्रेणी और एक अपवर्ती श्रेणी। तो खंडित श्रेणी बताइए ये दो प्रकार की होती है, समावेशी और अपवर्ती। समावेशी श्रेणी कौन सी है, समावेशी श्रेणी का मतलब है देखो जहां पर बीच में अंतराल दे रखा हो कि 1 से लेकर 10 तक लिमिट में अंतराल है, बीच में गेप है देखो, फिर 10 के बाद में 11 से लेकर 20 से स्टार्ट है, फिर 21 से लेकर 30 तक स्टार्ट है, फिर 31 से लेकर 40 तक है, फिर 40 से लेकर 50 तक है। तो जहां जो आपको लिमिट दे रखी है उस लिमिट में बीच में गेप हो वो तो आपकी समावेशी। और अपवर्ती एक होती है खंडित में अपवर्ती श्रेणी। अपवर्ती कौन सी होती है कि देखो पहला वर्ग है उसकी अपर लिमिट जो हाईएस्ट अपर लिमिट है और वो दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट, बीच में अंतराल नहीं है, गेप नहीं है, 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि जो अपवर्ती श्रेणी है 1 से लेकर समावेशी श्रेणी है उसमें ये लोअर और अपर लिमिट दोनों एक ही वर्ग में शामिल होती है। 1 से लेकर 10 तक जो आवर्ती दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 1 से लेकर 10 तक 5 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक दोनों इसी वर्ग में शामिल है, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में। वो लिखा भी है कि समावेशी श्रेणी में दिए गए वर्ग की दोनों सीमाएं उसी वर्ग में शामिल की जाती है। जो वर्ग दे रखा है दोनों वर्ग की सीमाएं इसी वर्ग में शामिल की जाती है। समावेशी श्रेणी सतत नहीं होती, कंटिन्यू नहीं होती, 1 से लेकर 10 तक है, फिर अंतराल है बीच में, फिर 11 से लेकर 20 तक फिर अंतराल है, 20 से लेकर 30 तक फिर अंतराल है, फिर 30 से लेकर 40 तक है, और ये दोनों लिमिट इसी वर्ग में शामिल की जाएगी। और अपवर्ती श्रेणी में क्या है, यहाँ अंतराल नहीं है, कंटिन्यूअस है, सतत है, और पहले वर्ग की अपर लिमिट पहले वर्ग में शामिल नहीं होकर आगे वाले वर्ग में शामिल होगी, इस वर्ग की अपर लिमिट यहाँ शामिल नहीं होकर इस वर्ग में शामिल होगी। मतलब यहाँ 0 से लेकर इसमें क्या शामिल होगा, 0 से लेकर 9.99 तक जो भी वैल्यू है वो तो इस वर्ग में शामिल होगी, वो 10 है वो अगले वर्ग में शामिल होगा। यहाँ क्या है 10 से लेकर 19.99 तक की जो लिमिट है वो तो यहाँ शामिल होगी और 20 इस वर्ग में शामिल होगी। तो ये आप ध्यान रखना अपवर्ती श्रेणी कि अपवर्ती श्रेणी में एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर होती है, एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होती है, तथा वर्ग की उच्च सीमा को वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, उच्च सीमा को उस वर्ग में शामिल नहीं करते, कौन से वर्ग में शामिल करते हैं आगे वाले वर्ग में। मैंने आपको ये बात बता दी। और अपवर्ती श्रेणी सतत होती है, ये ध्यान रखना आपकी छोटी लैंग्वेज में जो प्रश्न आए कि मैंने आपको क्या बताया, श्रेणी 3 प्रकार की है, व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज जिसमें चर क्या है इंडिविजुअल हो, अलग अलग दे रखे हो वो इंडिविजुअल सीरीज। खंडित के अंदर जहां डेटा में चर और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखी हो वो आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, खंडित श्रेणी। और साथ में एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा, खंडित श्रेणी में क्या पूर्ण संख्याओं में मापा जाएगा, मान यथार्थ होगा, दशमलव में नहीं आएगा, वो आपकी खंडित श्रेणी है। तीसरी अखंडित श्रेणी या सतत कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें लिमिट होगी, वर्ग अंतराल होगा, साथ में आवर्ती दे रखी होगी। तो दो प्रकार की है, एक तो अपवर्ती एक समावेशी, एक अपवर्ती। समावेशी क्या है जिसमें वर्ग की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों उसी वर्ग में शामिल की जाए, बीच में अंतराल हो, वो आपकी समावेशी श्रेणी। अपवर्ती श्रेणी के अंदर लोअर लिमिट पहले वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट दोनों बराबर होंगी, और पहले वर्ग की अपर लिमिट को आगे वाले वर्ग में शामिल किया जाएगा, पहले वर्ग में शामिल नहीं किया जाएगा, और ये सतत होगी। तो ये आपको मैंने बताया। अब एक तो ये विशेष इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखना कि जो समांतर माध्य है ना आपका, जो समांतर माध्य है ये दोनों श्रेणियों से ज्ञात किया जाता है। अभी आगे हम ज्ञात करेंगे, अपवर्ती से भी ज्ञात किया जा सकता है और समावेशी से भी ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में जितना दे रखा उतना लिखा है मैंने कि माध्यिका और बहुलक, इसके अलावा कोई गणितीय माध्य नहीं दे रखा, तो इनके ऊपर बताया मैंने कि माध्यिका और बहुलक ना वो दोनों श्रेणियों से ज्ञात किए जाएंगे, सॉरी वो अपवर्ती श्रेणी से ज्ञात किए जाएंगे केवल। तो माध्यिका और बहुलक है वो आपके केवल और केवल कौन सी श्रेणी से ज्ञात किए जाएंगे, अपवर्ती श्रेणी से ज्ञात किए जाएंगे। तो ध्यान रखना इस बात का। समांतर माध्य समावेशी से भी ज्ञात कर सकते हैं, अपवर्ती से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन माध्यिका और बहुलक वो केवल अपवर्ती से ज्ञात करेंगे। तो आपके सामने एक प्रश्न आया होगा कि यदि समावेशी श्रेणी आपको मिल जाए और बाद में माध्यिका और बहुलक निकाले तब कैसे ज्ञात करेंगे, वो तो अपवर्ती श्रेणी से ज्ञात किए जाते हैं। तब आपको क्या करना होगा, जो समावेशी श्रेणी दे रखी है उसको चेंज करना होगा, किसमें चेंज करना होगा, अपवर्ती में चेंज करना होगा। तो यदि समावेशी श्रेणी दे रखी हो फिर माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना हो तो समावेशी श्रेणी को क्या करना पड़ेगा, आपको अपवर्ती श्रेणी में बदलना होगा, अपवर्ती श्रेणी में परिवर्तित करना होगा आपको। और वो कैसे परिवर्तित की जाएगी तो वो आप देखना, समावेशी श्रेणी को अपवर्ती श्रेणी में कैसे बदलोगे। एक जनरल सामान्य फॉर्मूला है और यहां मैंने लिखा है कि एच या आई, लोअर लिमिट में से आधा घटा दो और अपर लिमिट में आधा जोड़ दो। कैसे आप समझेंगे, देखो 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, ये तो पदमूल्य है, ये फ्रीक्वेंसी है, 4 है, 5 है, 21 से लेकर 30 तक ये 8 है, जैसे आपको ये दे रखी है, 30 से लेकर 40 तक ये 6 है, ये आपको दे रखी है, ये श्रेणी दे रखी है आपको समावेशी। इसे आपको अपवर्ती में चेंज करना है, तो अपवर्ती में चेंज कैसे करोगे, देखो लोअर लिमिट में से आधा घटा दो और वो अपर लिमिट में जोड़ दो। तो अपवर्ती में कैसे करोगे, देखो ये समावेशी श्रेणी, और इसे अपवर्ती में आप चेंज कर रहे हो, तो अपवर्ती में कैसे चेंज करोगे, आप इसे लोअर लिमिट में से आधा घटा दोगे तो 0.5, अपर लिमिट में जोड़ दोगे तो 10.5, आवर्ती उतनी रहेगी, फ्रीक्वेंसी वो आपकी 4 है। फिर इसमें आधा घटाओगे तो 10.5, इसमें आधा जोड़ दोगे आप 20.5, इसमें आधा घटाओगे तो 20.5,
5, और इसमें आधा जोड़ दोगे तो 30.5, फिर इसमें आधा घटाओगे तो 30.5, और इसमें आधा जोड़ दोगे तो 40.5, आवर्ती वो की वो 5, 8 और 6। समावेशी श्रेणी किसमें चेंज हो गई? अपवर्ती श्रेणी में। ये जनरल रूल है ये, क्योंकि सामान्यतः इनका डिफरेंस एक ही रहता है, सामान्यतः इनका डिफरेंस एक ही रहता है, इसलिए क्या है, ये समावेशी को अपवर्ती श्रेणी में बदलने का एक तरीका है। तो जो लोअर लिमिट है उसमें से आधा घटा दो और अपर लिमिट में आधा जोड़ दो, लोअर लिमिट में आधा घटा दो, अपर लिमिट में आधा जोड़ दो। इस तरीके से हमने समावेशी श्रेणी से क्या बना ली? चेंज कर लिया हमने अपवर्ती श्रेणी में, समावेशी श्रेणी को चेंज कर लिया किसमें? अपवर्ती श्रेणी। फिर ये क्या है? L - h बटा 2। तो ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये मान लो 2 का डिफरेंस आ जाए, ये 2 का डिफरेंस हो, ये 4 का डिफरेंस हो जाए, तब तो लोअर लिमिट में से ये जो डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है उसमें 2 का भाग लगाएंगे, 4 का डिफरेंस है तो फिर 2 का भाग लगाएंगे। जैसे मान लो ऐसे होता है 1 से लेकर 10, फिर 12 से लेकर 20 ऐसे रहता, फिर 22 से लेकर 30 ऐसे 2 का डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये जो 2 का डिफरेंस है, इस 2 के डिफरेंस में 2 का भाग लगाया, एक तो लोअर लिमिट में से 1 घटाएंगे तो 0 जाएगा, इसमें 1 घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे तो 11, इसमें 1 घटाएंगे, अपर लिमिट में तो अपर लिमिट में जोड़ेंगे, लोअर लिमिट में तो 1 घटाएंगे और अपर लिमिट में जोड़ देंगे। h बटा 2, h क्या है? h इन दोनों का अपर लिमिट का, पहले वर्ग की अपर लिमिट, दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट, इनके डिफरेंस को i या h बोलेंगे। तो यहाँ फिर 0 से लेकर 11, फिर 11 से लेकर यहाँ 1 घटा दिया, इसमें जोड़ दिया 21, फिर यहाँ 1 घटा दिया 21, इसमें जोड़ दिया 31, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो ध्यान रखना इस बात को, ये यहाँ इस तरीके से मैंने लिखा है, लेकिन ऐसा आता नहीं। आप हमेशा इसी बात को ध्यान रखो, हमेशा इसी तरीके से एक का अंतर रहता है डिफरेंस, तो लोअर लिमिट में से एक को घटाएंगे, आधे को घटाएंगे और अपर लिमिट में आधा जोड़ देंगे। जैसे प्रश्न देखो क्या आता है, साथ में प्रश्न लेकर आए हो कि इन बातों से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आपको, कि असतत समंगों के वर्गीकरण को सतत बनाने के लिए, कि असतत समंगों के वर्गीकरण को सतत बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मतलब कंटिन्यू। असतत मतलब यहाँ पे क्या है? असतत का मतलब है कि समावेशी श्रेणी के अंदर डेटा कंटिन्यू नहीं होते, सतत नहीं होते। लिमिट में 1 से लेकर 10 तक, फिर गैप 11 से लेकर 20 तक ऐसे लिखा गया, फिर 21 से लेकर 30 तक। तो वो असतत जो डेटा है उनको सतत बनाने के लिए, कंटिन्यू बनाने के लिए, सतत श्रेणी में बदलने के लिए, अपवर्ती श्रेणी में बदलने के लिए क्या करेंगे? वर्ग की ऊपरी सीमा में आधा घटाते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं, निचली सीमा में आधा घटाते हैं, ऐसा भी नहीं, वर्ग की निचली सीमा से आधा घटाते हैं, बिल्कुल आधा घटाते हैं, वर्ग की ऊपरी सीमा में आधा जोड़ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो वर्ग की निचली सीमा में आधा घटाते हैं, वर्ग की ऊपरी सीमा के अंदर आधा जोड़ते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद में, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो आपको हम आगे जब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको समझनी है। देखो छोटी छोटी बातें, वर्ग सीमा क्लास लिमिट क्या होती है? तो वर्ग सीमा मतलब अपर लिमिट को h हाईएस्ट h कहा जाता है और निम्न सीमा को लोअर लिमिट को l कहा जाता है। वर्ग सीमा जैसे मैं बोलूं 0 से 10 तक, अभी हमने पढ़ा भी, हालांकि 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, तो ये क्या है? यहाँ h अपर लिमिट तो क्या है? 10 है, और लोअर लिमिट क्या है? 0 है। यहाँ अपर लिमिट तो क्या है? 20 है, और लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पर 10 है। यहाँ अपर लिमिट क्या है? 30 है, और लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पर 20। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ध्यान रखना। उदाहरण लिख भी रखा है, देखो यहाँ लिख भी रखा है 3, 5, 8, 9, 10, 2, 7, 15, इनमें हाईएस्ट डेटा है, तो हाईएस्ट अपर लिमिट तो 15 है, और लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट 2 है, 12 नहीं है, लोअर लिमिट क्या है? इनमें 2 है, एल क्या है? यहाँ पर 2 है, तो लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 15 है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 15 है, इनमें एच। उदाहरण 0 से लेकर 10 तक अभी मैंने लिखा है, हाईएस्ट 10 है, लोवेस्ट 0 है, हाईएस्ट 20 है, लोवेस्ट 10 है, हाईएस्ट 30 है, लोवेस्ट लोअर लिमिट 20 है, तो ये यहाँ पर लिख रखा है, मैंने ध्यान रखना। वर्ग अंतराल क्या है? देखो वर्ग अंतराल को हम वर्ग परास परिसर रेंज बोलते हैं, आई या एच बोलते हैं, आई या एच बोलते हैं, और वर्ग अंतराल क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। जैसे एग्जांपल लिख रखा है ये, इसमें वर्ग अंतराल क्या होगा? आई बराबर या एच बराबर क्या होगा? तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट तो क्या है? 15, लोवेस्ट क्या है? 3, तो क्या जाएगा यहाँ पर? 12। जैसे ये दे रखा आई या एच, यहाँ क्या आएगा? परिसर रेंज 10 में से 0 घटाएंगे तो 10, 20 में से निकाला कैसे हमने? आई बराबर एच या आई बराबर कैसे निकाला है? 10 माइनस 0। यहाँ कैसे निकाला हमने आई या एच को? 20 माइनस 10। यहाँ हमने कैसे निकाला है आई या एच को? 30 माइनस 20। तो आप समझ रहे हो ये आई या एच यहाँ कैसे निकलेगा? यहाँ निकलेगा 40 माइनस 30। कि परिसर कितना, रेंज कितनी है? 0 से लेकर 10 तक, तो रेंज 10 है, रेंज 10 है। आप समझ रहे हो कैसे याद किया कि हाईएस्ट में से लोवेस्ट घटाकर हमने रेंज याद कर ली, और ये मैंने लिख रखा है आई या एच कैसे याद की जाएगी? एच माइनस एल। समझ रहे हो आप? इसके बाद देखना परास गुणांक क्या है? तो परास गुणांक है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। तो ये ध्यान रखना परास गुणांक क्या है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। जो हमने अभी एच और एल याद किया, एच में से एल घटा दो और एच में एल जोड़ दो, वो क्या है? परास गुणांक आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं 0 से 10 ये है, तो आप क्या बोलोगे? हाईएस्ट तो 10 है, लोवेस्ट 0 है, हाईएस्ट सॉरी घटाना है, हाईएस्ट 10 माइनस 0 बटे 10 प्लस 0 क्या जाएगा? 10 बटा 10 बराबर रेंज क्या जाएगी? 1 आ जाएगी। रेंज क्या जाएगी? 1 आ जाएगी। मध्य पद मिड वैल्यू कैसे याद की जाती है? देखो तो मिड वैल्यू याद की जाती है हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। मिड वैल्यू क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं मिड वैल्यू। और कैसे याद की जाती है? हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट बटा 2। जैसे आपको पद मूल्य दे रखा है 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 4, 2, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब आपको यदि मिड वैल्यू निकालनी हो, मिड वैल्यू एक्स, मिड वैल्यू एक्स आपको निकालनी हो, तो आप कैसे याद करोगे? 10 प्लस 0 जोड़ोगे तो 10, 10 में 2 का भाग लगाओगे तो 5, 20 प्लस 10 30, 30 में 2 का भाग लगाओगे तो 15, 30 प्लस 20 50, 50 में 2 का भाग लगाओगे तो 25। तो पद मूल्य क्या जाएंगे आपके? 5, 15 और 25। तो समझ रहे हो आप मिड वैल्यू कैसे याद की जाएगी? फिर बारंबार, तो बारंबारता क्या होती है? जो भी डेटा है आपको दे रखे हैं उनकी आवर्ती ही उसकी बारंबारता कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखना, यहाँ लिखा हुआ है 2, 3, 5, 2, 6, 2, 3, 8, 5, 3, 6, इनकी बारंबारता क्या है? तो यहाँ बारंबारता मतलब से 2 की बारंबारता क्या है? 3 की बारंबारता क्या है? तो 2 की बारंबारता यदि आपको पूछी जाए 2 की फ्रीक्वेंसी, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 बार 2, 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है। ऐसे में आपको बोलो 3 की बारंबारता, 3 की बारंबारता कितनी है? 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो आप क्या बोलोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 ही। 5 की फ्रीक्वेंसी पूछी जाए आपको, 5 की बारंबारता पूछी जाए, ये टेबल है मतलब यहाँ की और बनी हुई नहीं है, मैंने इधर बना दी। 5 की बारंबारता, तब आप बोलोगे सर 5 ये रहा, 5 ये रहा, तो 5 की बारंबारता क्या है? 2 है। तो समझ रहे हो कोई भी पद मूल्य कितनी बार है वही क्या है? बारंबारता है। तो 2 की बारंबारता 3 है, 3 की बारंबारता 3 है, 5 की बारंबारता 2 है। तो ये समझ रहे हो आप परास गुणांक क्या है, मध्य पद क्या है, बारंबारता क्या है, ये छोटे छोटे जो शब्द है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या है? तो संचयी बारंबारता देखना, आपको पद मूल्य दे रखा हो और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो,
जैसे आपको दे रखा हो पद मूल्य 1 2 3 4 5, एक नंबर प्राप्त करने वाली कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं, 1 विद्यार्थी है। ऐसा दे रखा कि कक्षा में तो संचयी बारंबारता सीएफ सारणी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ क्या है कि एक या एक से कम नंबर प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो एक या एक से कम, तो 2 विद्यार्थी हैं जो एक या एक से कम नंबर प्राप्त करने वाले हैं, तो यहां पर आप लिखोगे 2। मैं ये बोल रहा हूं कि 2 नंबर प्राप्त करने वाले 4 हैं, लेकिन 2 या 2 से कम नंबर प्राप्त करने वाले कितने हैं, तब आप बोलोगे 4 तो ये रहे और 2 ये भी तो 2 से कम नंबर प्राप्त करने वाले हैं, तो 2 या 2 से कम नंबर प्राप्त करने वाले कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 4 और जोड़ दो इसमें, तो 6। 2 में 4 और जोड़ेंगे तो 6 विद्यार्थी हैं जो 2 या 2 से कम नंबर प्राप्त करने वाले, समझ पा रहे हो बात को। फिर 3 या 3 से कम नंबर प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो आप बोलोगे सर 6 5 11 विद्यार्थी हो गए 3 या 3 से कम नंबर प्राप्त करने वाले। फिर 11 में 3 जोड़ दोगे 4 या 4 से कम नंबर प्राप्त करने वाले 14, फिर 14 में 1 जोड़ दोगे 5 या 5 नंबर से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो जो इसका योग है ना 4 तो 6 3 9 10 5 15, तो सिग्मा समेशन एफ या सिग्मा एफ बोलते हैं, जो सिग्मा एफ का योग है 15 वो क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का अंतिम पद होगा। तो ध्यान रखना सीएफ सारणी का मतलब क्या है, समझ रहे हो सीएफ क्या है, सीएफ जब भी बनाएंगे माध्यिका में याद करेंगे सीएफ सारणी, तो सीएफ सारणी किस तरीके से बनाई जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है ये आप समझ गए, बहुत बेसिक सामान्य शब्द है, इनको समझने के लिए बहुत ही कॉमन सेंस सामान्य बातों से समझना होगा हमेशा, तभी सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। मिलान चिन्ह क्या है, तो देखो जब आपको बारंबारता दे रखी हो, बारंबारता और उसको मिलान चिन्ह एफ दे रखा हो, जैसे मान लो 3 2 5 12 ऐसे आपको बारंबारता दे रखी हो, तो टेली मिलान चिन्ह कैसे किए जाएंगे, तो मिलान चिन्ह के लिए 3 बारंबारता, तो मिलान चिन्ह के लिए ऐसे 3 लाइनें खींच जाएंगे, 2 बारंबारता के लिए मिलान चिन्ह ऐसे 2 बार खींच दिए जाएंगे, 5 होंगे तो 5 बार, 4 तक तो खींचेंगे ऐसे 3 4, फिर क्या इसको एक तिरछा ऐसे तिरछा इस तरीके से, ये 5, अब 5 का एक सेट बनाना है 4 प्लस एक तिरछा, तो 12 कैसे होगी 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5 5 10 फिर 2 ऐसे, तो ये मिलान चिन्ह हो गए। तो मिलान चिन्ह क्या है, बारंबारता दे रखी है तो टेली क्या होगी, टेलीज क्या है ऐसे, एक के लिए एक डंडा, दो के लिए दो डंडे, तीन के लिए तीन डंडे, चार के लिए चार डंडे और 5 जहां पर आए तो एक तिरछी लाइन, इस तरीके से हम मिलान चिन्ह बनाएंगे, समझ रहे हो। अब आगे हम करते हैं सारणियन। सारणियन क्या है, तो देखो सारणियन क्या है, जो हमने डेटा को वर्गीकृत किया है, जो हमने वर्गीकरण किया है डेटा का, जो संबंधों का वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकृत संबंधों को सारणी में लिखना, सारणी में व्यवस्थित तरीके से लिखना, उस प्रक्रिया को ही हम सारणियन बोलते हैं। मैं आपको बोल दूं सारणियन की पूरी बात समझो तो अच्छा है, आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फाइनल की जो मार्कशीट है ना, उस मार्कशीट को देखो साथ साथ में समझने के लिए, यदि आपके पास मोबाइल में है या अगर आपके पास अभी उपलब्ध है पास में यदि है तो आप उसको साथ साथ में देखो, उस मार्कशीट है ना उसमें देखो इस तरीके से मैं परफॉर्मा बनाता हूँ उस अंक तालिका का मार्कशीट का, शीर्षक में मतलब ये मार्कशीट किसकी है और किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, ऊपर ऊपर शीर्षक आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ रहेगा उस शीर्षक के अंदर। फिर एक सारणी का भाग होता है उपशीर्षक, उपशीर्षक के अंदर देखो एक उपशीर्षक एक अनुशीर्षक, एक हिंदी के नाम के बजाय आप देखना कैप्शन और एक स्टब, कि ऐसे देखो वहां पर एक सारणी बनी रहेगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे थर्ड ईयर या विषय ऐसे अलग अलग हिंदी अंग्रेजी ऐसे जो अलग अलग विषय उनके नाम दे रखे हैं, फिर टोटल दे रखा होगा, आप देखना फिर रिमार्क दे रखा होगा ऐसे फेल पास ग्रेस ऐसे रिमार्क दे रखा होगा। तो उपशीर्षक जो स्तंभ है कॉलम है, देखो इनको तो कहा जाता है कॉलम, इधर जो कॉलम है इनको तो सारणी के अंदर ये बता देता हूं अलग से बनाकर, इनको तो कहा जाता है कॉलम, एक नंबर का कॉलम, दो नंबर का कॉलम, तीन नंबर का कॉलम, चार नंबर का, इनको कहा जाता है रो पंक्ति, कॉलम्स कॉलम है ये, तो ये इधर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ये पंक्तियां, तो आप देखना जो कैप्शन है ना, कैप्शन किसको बोलते हैं, कॉलम्स के जो शीर्षक है ना, यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्कशीट के अंदर, तो ये जो लिखा हुआ है ना वो तो क्या है कॉलम के शीर्षक है जिनको कैप्शन कहा जाता है। इधर जो सब्जेक्ट लिखे हुए ना हिंदी अंग्रेजी गणित ये सारे, इनको कहा जाता है स्टब, अनुशीर्षक, हिंदी में तो कुछ उल्टा सुल्टा भी हो सकता है, आप कैप्शन और स्टब ध्यान में रखना, कैप्शन का मतलब क्या है स्तंभ के शीर्षक और स्टब किसको बोलते हैं फिर पंक्तियों के शीर्षक। फिर कलेवर, कलेवर मतलब बॉडी, कि यहाँ जो बीच में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना जितने भी सारे नंबर, इनके बिना तो मार्कशीट अधूरी है, पूरी बॉडी पूरी शरीर है ये, पूरा मार्कशीट की बॉडी है, पूरी आत्मा है ये, तो ये क्या है यहाँ पर जो लिखा गया है ना सारे जो भी नंबर आपके पूरे डेटा है उनके बिना तो तभी तो मार्कशीट बनी है ना, तो वो क्या है पूरी बॉडी है। फिर टिप्पणी, फिर नीचे फुटनोट और उद्गम सोर्स, यहाँ फुटनोट लिखा रहता है, यहाँ रिमार्क में ग्रेस है तो जी का मतलब यहाँ लिखा रहेगा फुटनोट के अंदर ग्रेस, टिप्पणी दे रखी होगी, जी का मतलब ग्रेस है, एफ का मतलब फेल है, ईएफपीएस का मतलब एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, ईएफपीएस कहीं नीचे रिमार्क दे रखा हो तो यहाँ लिखा रहेगा कि ईएफपीएस का मतलब एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में योग्य है एलिजिबल है, तो ये क्या टिप्पणियां। फिर नीचे उद्गम सोर्स लिखा रहेगा यहाँ पर, उद्गम उद्गम तो आवश्यकता है नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा जारी की गई है इसलिए उद्गम तो क्या है जहां आवश्यकता हो, इसका सोर्स क्या है वो तो लिखा रहेगा, जहां नहीं हो टेबल में तो कोई जरूरी नहीं है। तो टेबल देखो ऐसे डेटा की टेबल बनाई जाती है, मैंने मार्कशीट के एग्जांपल से इसलिए समझाया कि समझ में आ जाए सारी बात। तो सारणी के भाग क्या क्या होते हैं, शीर्षक उपशीर्षक अनुशीर्षक कलेवर टिप्पणियां उद्गम, ये सारे क्या है सारणी के भाग है, इसमें आपको कैप्शन और स्टब ध्यान में रखना है, कॉलम का शीर्षक है कैप्शन और पंक्तियों का शीर्षक है स्टब, ये ध्यान में रखना। तो आप ध्यान रखना, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, देखो 5 मिनट के लिए आपको जो बताया मैंने कि सबसे पहले हमने पढ़ा सांख्यिकी का जनक कौन है, तो गोटफ्राइड एकेनवाल सांख्यिकी के जनक है, आधुनिक सांख्यिकी के जनक आर फिशर, और एग्जाम में आ भी जाए दोनों ऑप्शन तो आर फिशर माना जाता है, बाकी ऐसा प्रश्न आता नहीं है, आर फिशर शायद संभावना स्कूल एकेडमिक में, बाकी जहां स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम वहां तो आ सकता है। फिर भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस, ये बताया मैंने, ये फिर थोड़ा सांख्यिकी के परिचय में आप ध्यान में रखना, ये जो फैक्ट है वो उनसे कोई प्रश्न आ भी जाए तो गलत ना हो। फिर हमने चर्चा की सांख्यिकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, उद्देश्य के अनुसार डेटा को इकट्ठा करना, उनको वर्गीकरण करना डेटा को, फिर सारणीकरण करना, फिर विश्लेषण करना और फिर निष्कर्ष निकालना, वो क्या आपकी सांख्यिकी है। फिर हमने श्रेणियों की बात की कि श्रेणियां व्यक्तिगत श्रेणी होती है, फिर इंडिविजुअल सीरीज है, फिर खंडित सीरीज है जिसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट हो, अखंडित सीरीज है, सतत सीरीज है, कंटीन्यूअस जिसमें वर्ग अंतराल हो, फिर हमने थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात की और सारणियां ये हमने पढ़ा। तो धन्यवाद।
मीन, माध्यिका, मीडियन और बहुलक। ये तीन आपकी दे रखी है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। पहली बात तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है क्या? तो देखो एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब है क्या। मान लो आप किसी कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं और वहां आपने एक कक्षा के अंदर, जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं उसमें 5 विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थियों का आपने वजन उनसे पूछा कि उनका भार कितना है। जवाब आया पहले विद्यार्थी का वजन 45 केजी, दूसरे विद्यार्थी का वजन 50 केजी, तीसरे विद्यार्थी का वजन 48 केजी, चौथे विद्यार्थी का वजन 52 केजी और पांचवें विद्यार्थी का वजन 55 केजी। एक सामान्य से एग्जांपल बता रहा हूं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है। आपने सारे विद्यार्थियों का एवरेज वजन जानना चाहा, औसत वजन आपने जानना चाहा, तो आपने किया क्या, जो पांचों विद्यार्थी हैं सबके वजन को जोड़ दिया। अभी मैं बात करूंगा समांतर माध्य का फॉर्मूला है क्या। ये बेसिक है, किस तरीके से आप जोड़ोगे 5 5 10 8 18 तो 20 हासिल 2 5 10 15 19 23 2 25 250। वो सारे विद्यार्थियों का वजन 250 है और आपने टोटल 5 विद्यार्थी है, 5 का भाग लगा दिया और आपने औसत निकाल दिया 50 केजी और औसत निकल कर आया 5 विद्यार्थियों का 50 केजी। तो मैं ये बोलूं हमने क्या किया, अभी हमने केवल समांतर माध्य निकाल लिया इन विद्यार्थियों का। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या है? इसी प्रकार माध्यिका और बहुलक भी निकाले जाते हैं। जैसे समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, जैसे समांतर माध्य निकाले इसी प्रकार माध्यिका और बहुलक भी निकाले जाते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब है एक अकेली ऐसी संख्या, एक अकेली ऐसी संख्या जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व पूरे समूह को बताती है। तो जैसे मैं आपसे ये बोलूं यहाँ एवरेज वजन 50 केजी है, इसका मतलब आपने ये माना है कि आपकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वजन 50 केजी है। मतलब एक संख्या 50 जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे समूह के विद्यार्थियों का एवरेज वजन बता रही है कि आपकी कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का एवरेज वजन 50 केजी है। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी का वजन 50 केजी है। एवरेज निकालने का मतलब क्या है, इन सारे समूह का प्रतिनिधित्व किया इसने। जैसे हम ये सब भी प्रयोग करते हैं कि बाइक 60 का एवरेज देती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाइक रोजाना हमेशा जब भी चलेगी 60 के एवरेज से चलेगी। केवल एक संख्या, एक एवरेज है जो पूरे बाइक का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि ये बाइक, इसका यदि सारे कॉस्ट निकाले जाए, पूरे महीने का खर्चा देखा जाए तो ये 60 किलोमीटर 1 लीटर तेल के अंदर चलती है। तो 60 का एवरेज बता रही है ये। तो क्या है, एक अकेली संख्या जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे समूह को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मतलब संख्याओं का समांतर माध्य निकालेंगे तो माध्यिका निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे तो एक संख्या, मतलब जो श्रेणी दे रखी है उसका बहुलक निकाल रहे हो तो एक संख्या उस पूरी श्रेणी को प्रतिनिधित्व कर रही है। माध्यिका निकाल रहे तो एक संख्या उस पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रही है। समांतर माध्य निकाल रहे तो एक संख्या उस पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। यही तो ना एवरेज का मतलब। एवरेज का मतलब मैंने आपको बेसिक बाइक के एग्जांपल से बताया। तो वैसे ही माध्यिका भी निकाली जाती है, श्रेणी में बहुलक भी निकाला जाता है। तो देखो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है एक अकेली संख्या जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को हम सांख्यिकी माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज भी बोलते हैं। देखो आप मैथ में जो पढ़ते हो ना औसत, एवरेज, मैथमेटिक्स में वो टॉपिक अलग है। वहां औसत का मतलब है, यहाँ औसत का मतलब क्या है, समांतर माध्य, माध्यिका, स्टैटिस्टिकल एवरेज, सांख्यिकी माध्य, उनका मतलब क्या है, तीनों से है। सांख्यिकी औसत क्या है, सांख्यिकी माध्य क्या है, तो औसत का मतलब समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों से है। किसी श्रेणी में माध्यिका के द्वारा निकालते हैं, जहां आवश्यकता हो माध्यिका की आवश्यकता हो माध्यिका से याद करेंगे, जहां बहुलक की आवश्यकता हो बहुलक की से याद करेंगे, जहां समांतर माध्य निकालने की आवश्यकता हो समांतर माध्य निकालते हैं। तो आप पहली बात ये समझना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है क्या। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब क्या है, ये आप देखो स्लाइड में लिख रखा है मैंने कि एक अकेली संख्या, सामान्य लैंग्वेज में लिखे मैंने ये सारे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक अकेली संख्या जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी माध्य, स्टैटिस्टिकल एवरेज बोलते हैं। बात समझ रहे हो। अब देखो, अब प्रोफेसर यूल और केंडाल, आपको हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि दो प्रोफेसर थे यूल और केंडाल, दो प्रोफेसर, उन्होंने बताया कि एक आदर्श माध्य, तो केंद्रीय प्रवृत्ति माप जो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस है उसमें एक निम्न विशेषता होनी चाहिए। जो आदर्श माध्य निकाल रहे हो, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य जो निकालते हो उनमें क्या होनी चाहिए, समझने में और गणना करने में आसान होना चाहिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित कैसे, कि मैं जैसे जैसे चलते जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा कि माध्यिका, समांतर माध्य, बहुलक, इनमें फिर भी देखो यहाँ बता देता हूँ, ये तो समझने में आसान होना चाहिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभावित कैसे, जैसे मैं ये बोलूँ एक परिवार में ये 5 भाई थे, ये 5 भाई थे एक परिवार के अंदर, ये मजदूरी करके हर महीने 10,000 रुपए कमाते हैं, ये प्राइवेट ट्यूशन देता है हर महीने 20,000 रुपए कमाता है, ये अभी पढ़ रहा है केवल घर पर विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए काम करता है, हर महीने 5,000 रुपए कमाता है, ये भाई मजदूरी करके 8,000 रुपए कमाता है, और ये बड़ा बिजनेसमैन है, ये भाई हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है। बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं, बड़े बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं तो करोड़ों में, एक सामान्य इन सब में अच्छा है, अच्छा बिजनेस है इसका, और ये हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है। अब आपको कहा गया इन सबका एवरेज इनकम बताइए, इन सबकी औसत आय याद कीजिए, 5 इस परिवार की औसत आय याद कीजिए, इसमें 5 भाई है। अब क्या करोगे, आप बोलोगे 10 5 15 15 20 35 35 60 43,000, ये तो करोगे। फिर 5 लाख, ये तो 5 लाख 43,000, सबका योग कर दिया आपने, और 5 भाई है तो 5 का भाग लगा दिया आपने, काटोगे सरल करोगे इसको, 5 से कम 5 0, 5 8 40, 5 के 30, 1,08,600, ये इनका एवरेज निकल कर आया, इन सारे भाइयों का एवरेज। अब आप मेरे को ये बताओ कि कहाँ 10,000, अब इसकी एवरेज इनकम 1,08,600 हो गई, सबकी एवरेज इनकम 8 लाख 1,08,600 हो गई, तो ये सही है कहीं, मतलब चरम मूल्य, मतलब इसमें एक ऐसा मूल्य है, इसमें एक ऐसा मूल्य है जो इन सबके एवरेज को बदल रहा है, इसके अंदर एक ऐसा मूल्य है जो इन सबके एवरेज को बदल रहा है। इस सारे पूरे परिवार की औसत आय केवल एक इस एक्सट्रीम वैल्यू, इस अंतिम मूल्य से प्रभावित हो रही है। अब ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। माइनस प्लस में कैसे, जैसे आप क्रिकेटर का एग्जांपल
कीजिए वर्ल्ड कप चल रहा है, एक खिलाड़ी है जो पूरे वर्ल्ड कप में हर मैच में कभी 100 कभी 150 कभी 90 हर मैच शतक लगा रहा है, लेकिन लास्ट में ना कोई एक बार ऐसी आई जिसमें वो जीरो आउट हो गया, तो जीरो आउट होने से पूरे वर्ल्ड कप के सारे मैच का एवरेज बदल गया, उसके लिए वो एक्सट्रीम वैल्यू जीरो होगी, एक चरम मूल्य पूरी पारियों का एवरेज बदल गया। तो ये क्या है, समांतर माध्य इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होता है चरम मूल्य से। आगे हम पढ़ेंगे माध्य का सबसे न्यूनतम प्रभावित होती है, बहुलक भी न्यूनतम प्रभावित होता है, लेकिन माध्य का सबसे न्यूनतम प्रभावित होती है चरम मूल्य से। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चरम मूल्य क्या है ये बात ध्यान रखना। तो आदर्श माध्य में क्या है, चरम मूल्य से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। एक है सैंपलिंग मतलब प्रतिचयन उच्चावच, प्रतिचयन सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए, प्रतिचयन उच्चावचों से न्यूनतम प्रभावित होना चाहिए। आप समझ रहे हो प्रतिचयन उच्चावच क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं, आप कोई अनुसंधान करता हो, इन्वेस्टिगेटर हो, और आप जैसे ये मान लो किसी कक्षा के अंदर आप गए और आप विद्यार्थी की औसत आयु निकालना चाहें। फर्स्ट ग्रेड में आप एग्जाम दिया आपने, और आप फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया आपका, और आप स्कूल लेक्चरर बन गए, और स्कूल लेक्चरर बनने के बाद आप कक्षा में गए और आप ये जानना चाहते हो कि विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है, या पूरे स्कूल के विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है। तो पूरे स्कूल में या किसी कक्षा विशेष का मान लो स्कूल में तो क्या फ्लैक्चुएशन ज्यादा आएगा, वो बता दूं हमें आगे कैसे, क्योंकि वहां अलग अलग आयु समूह के बच्चे या समान आयु समूह के बच्चों को आप निकालना चाह रहे हो कि आप 10 से लेकर 15 साल तक के बच्चे हैं उनका एवरेज वजन क्या है। तो आपने हर क्लास से 5-5 का सैंपल उठाया, और ऐसे आपने 30-35 बच्चे ना उस आयु समूह के निकाल लिए, और आपने उन सबका एवरेज याद किया, और एवरेज याद करने के बाद जैसे 10 से 15 साल के बच्चे हैं, आयु समूह है 10 से 15 साल, और एवरेज निकल कर आया उनका, जैसे आपका 28 केजी एवरेज निकल कर आया ना, 28 केजी औसत वजन आ रहा है आपका। अब आपने क्या किया, सैंपल बदल लिए। दूसरा, आपका साथी अध्यापक आया, उसने कहा नहीं मैं तो नए सिरे से निकालूंगा, उसने सैंपल बोला, आपने तो हर क्लास से 4-4 5-5 बच्चे लिए इस आयु समूह के, मैं तो सैंपल बदलूंगा, और उसने सैंपल बदल लिए, उसने 15-15 बच्चे ले लिए, 10-10 बच्चे ले लिए हर क्लास इस आयु समूह के, और जैसे हर सेक्शन अलग अलग सेक्शन में इस आयु समूह के 10 से 15 बच्चों का सैंपल लिया। तो बात तो वही है, 10 से 15 बच्चों का सैंपल लिया आपने, टोटल 30 बच्चों का सैंपल लिया, तो आप राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 30 का भाग लगाओ। उसने 150 बच्चों का सैंपल लिया तो 150 का भाग लगाएगा, तो लगभग क्या हुआ, 28 तो 30 आ सकता है, 29 आ सकता है, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा। सैंपल बदल लिया, लेकिन सैंपल बदलने से रिजल्ट ज्यादा नहीं बदला, तो सैंपल बदलने से रिजल्ट नहीं बदले ना, उसे हम बोलते हैं प्रतिचयन उच्चावच। और ये ना प्रतिचयन उच्चावचों से समांतर माध्य न्यूनतम प्रभावित होता है, ध्यान रखना, इससे ज्यादा प्रभावित होता है, इससे न्यूनतम प्रभावित होता है सैंपल बदलने से। आपको आगे माध्य का बहुलक शब्द बताएंगे। श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल जैसे मैंने समांतर माध्य बताया, वो श्रेणी के सभी, मैं समांतर माध्य की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा जानते हो, भाई माध्य का हम ये पढ़ेंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा। सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त होना चाहिए, मतलब हम बीजगणितीय मतलब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ना कि इनमें 4 की इनकम बता दे, टोटल एवरेज इनकम बता दे, तो सी की कितनी है तो वैसे निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये बोलूं 2 भाई है ए और बी, ये 5000 कमाता है और एवरेज इनकम 16000 है, तो आप बोलोगे 2 की 16000 एवरेज इनकम मतलब टोटल 32000 है, इसकी 5 है, इसकी 27000 होगी सर, आपने निकाल लिया सीधा 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 एवरेज बता दिया मैंने, एवरेज 16000 तो टोटल 32000 हो गया, तो एवरेज मतलब 16000 तो 2 की 32000 टोटल इनकम होगी, एक की 5000 तो दूसरे की 27 होगी, तो निकाल लिया आपने। इसका मतलब बीजगणितीय विवेचन हो रहा है इसके, तो बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त होना चाहिए, तो समांतर माध्य उपयुक्त है, माध्य का बहुलक बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये क्या है, आदर्श माध्य की विशेषताएं होनी चाहिए कि एक आदर्श माध्य में क्या-क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये तो 6 विशेषताएं हैं प्रोफेसर यूलो केंडाल के अकॉर्डिंग, ये आदर्श माध्य की विशेषताएं हैं, ये आदर्श माध्य में उपस्थित होनी चाहिए। अब देखो आपको जो सांख्यिकी माध्यों के प्रकार दे रखे हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज आपको जो बता रखा है, वो 2 प्रकार का होता है, क्या, एक तो गणितीय माध्य और एक स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य मतलब जिसमें आपको गणितीय क्रियाएं करनी पड़ेंगी, फॉर्मूला लगाकर उत्तर याद करना पड़ेगा, वो तो गणितीय माध्य। और स्थिति मतलब जहां केवल जो श्रेणी है उसकी स्थिति को देखकर ही निर्धारण कर लिया जाए, तो वह स्थिति संबंधी माध्य। तो समांतर माध्य जिसे हम मध्य भी बोलते हैं, अर्थमेटिक एवरेज एवरेज या मीन, अर्थमेटिक एवरेज या मीन, तो ध्यान रखना मध्य का जाए, मीन का मतलब अर्थमेटिक एवरेज का मतलब क्या, समांतर माध्य है, मध्य का मतलब समांतर माध्य, ये तो गणितीय माध्य। और स्थिति संबंधी माध्य है आपके माध्य का जिसे हम मध्य का भी बोलते हैं, मीडियम, और बहुलक जिसे मोड भी बोलते हैं। आपके स्कूल लेक्चर में प्रश्न आ रखा है, बहुलक नहीं लिखकर हिंदी में ऐसे लिख दिया गया मोड, तो ये ध्यान रखना, छोटे मोटे जो अंग्रेजी के शब्द लिख रहा हूं कि मोड का मतलब बहुलक है, तो ये ध्यान रखना, मीडियम का मतलब माध्य का, मीन का मतलब समांतर माध्य, ये गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य अर्थमेटिक एवरेज या मीन कैसे ज्ञात किया जाता है, तो मीन ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक लघु विधि, डायरेक्ट मेथड। अब मैंने आपको 3 श्रेणियां बताई, तो प्रत्यक्ष विधि तीनों श्रेणियों में लगेगी, कौन सी, व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि, खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि और अखंडित या सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि। व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि, खंडित श्रेणी में लघु विधि, अखंडित या सतत श्रेणी में लघु विधि, शॉर्ट मेथड। तो ये दोनों अच्छे से समझना, कैसे प्रश्न आते हैं वो इन पर आपको समझना है। तो देखो प्रत्यक्ष विधि की मैं चर्चा कर रहा हूं, पहले लघु विधि। प्रत्यक्ष विधि ये समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि है, उसमें पहली है व्यक्तिगत श्रेणी, और व्यक्तिगत श्रेणी में देखो डायरेक्ट आपको इंडिविजुअल मूल्य मिलेंगे, और उन सबको क्या है हम समांतर माध्य का मतलब ये समझते हैं। देखो समांतर माध्य होता क्या है, तो समांतर माध्य एम समांतर माध्य जिसे हम अक्ष बार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो समांतर माध्य का मतलब क्या है, तो समांतर माध्य का मतलब है, इंडिया में बोल भी रहा था, राशियों का योग या आंकड़ों का योग, प्रेक्षणों का योग, एक ही बात है, राशियों का योग, आंकड़ों का योग, प्रेक्षणों का योग, राशियों का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वो आपका होता है समांतर माध्य, जिसे अक्ष बार के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये अक्ष बार है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में, तो देखो व्यक्तिगत श्रेणी में जो भी आपको पद मूल्य दे रखे हैं, एन का मतलब है, एन का मतलब लास्ट का पद मूल्य, तो कुछ भी हो सकता है, 15 20 50 जितने भी पद मूल्य दे रखे हैं उन सबको जोड़ दो, और एन जितने पद मूल्य है, एन का मतलब 10 पद मूल्य है तो 10 का भाग लगा दिया, टोटल 15 पद मूल्य है तो 15 का भाग लगा दिया, मतलब राशियों की संख्या जितनी है उनका भाग लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 5 व्यक्तियों का भार दे रखा आपको, 50 केजी, 62 केजी, 48 केजी, 58 केजी और 57 केजी, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, अर्थमेटिक एवरेज क्या होगा, मीन क्या होगा इनका। तो राशियों का योग जितनी राशियां दे रखी है सबको जोड़ लो, 50 62 48 58 57, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 राशियां दे रखी है, तो राशियों की संख्या 5 है तो 5 का भाग लगा दिया, 275 बटे 5, तो काट कर सरल करोगे तो 55 केजी इनका एवरेज आ। तो ऐसा प्रश्न आ जाए सीधा सीधा 5 व्यक्तियों का भार ये है, या मतलब डायरेक्ट इंडिविजुअल श्रेणी में आ जाए तो एवरेज कैसे निकाला जाएगा, मीन कैसे ज्ञात किया जाएगा, उस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। दूसरा है वो ज्यादा ध्यान रखना इसमें, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में आप पढ़ रहे हो, सामान्य प्रश्न आते हैं, सामान्य तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझना है। खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में देखना,
डिस्क्रीट सीरीज में कैसे ज्ञात किया जाता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज खंडित सीरीज वो होती है जिसमें आपको साथ में आवर्ती दी जाए। जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है, ये एक एग्जांपल दे रखा है, पदमूल्य दे रखी है और इनकी आवृत्तियां दे रखी है कि एक पदमूल्य 2 बार आवृत्ति हो रही है, 2 की 5 है, 3 की 6 आवृत्ति है, 4 पदमूल्य की 5 है, मतलब आपको एवरेज इनका निकालना है। एक देखो इसका मतलब क्या है, एक ऐसे 2 बार है, 2 है, 2 नंबर प्राप्त, 5 विद्यार्थियों के 2 नंबर आ रहे हैं ऐसे, ये 2 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर 6 विद्यार्थियों के आ रहे हैं ऐसे, तो इन सबको जोड़ना ही तो आपको ऐसे बाद में वो जोड़कर टोटल भागी तो लगाना है। अब उसका डायरेक्ट तरीका क्या है, देखो उसका डायरेक्ट तरीका ये है कि आप एफ को एक्स से गुणा कर लो, एफ को एक्स से गुणा कर लो कि एक नंबर वाले 2 विद्यार्थी तो 1 प्लस 1 टोटल 2 जाएगा, तो गुणा करने पर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। 2 नंबर वाले 5 विद्यार्थी हैं तो 5 गुणा 2 10, इनका योग क्या हो गया, 2 नंबर 2 2 2 5 वाले लिखेंगे तो योग 10 आएगा। 3 नंबर वाले 6 विद्यार्थी हैं तो 18 आ गया, 4 नंबर प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं तो 20 आ गया, 5 नंबर प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी हैं तो 40 आ गया। तो आपने क्या किया, इन सबका योग करने के लिए सिग्मा एफ एक्स योग कर लिया आपने, एफ एक्स निकाल लिया, और मैं ये बोलूं सिग्मा एफ एक्स या समेशन एफ एक्स बराबर इन सबको आप जोड़ोगे तो देखो समेशन एफ एक्स बराबर क्या है 40 20 60 70 80 88 90। तो सिग्मा एफ एक्स या समेशन एफ एक्स बराबर, इसको समेशन बोलते हैं लेकिन कॉमन सेंस में जनरली यूज है, बहुत सारे सिग्मा प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं सिग्मा बोल रहा हूं, सबके किसी के समेशन बोलने से ऐसे नहीं लगे, एक ही बात है समेशन एफ एक्स मतलब योग करना है इसका सिग्मा एफ एक्स। तो आपने क्या किया, देखो एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स बटे इसे समेशन एफ बोल दो, एफ का मतलब जितनी आवृत्ति उतनी तो है सारे टोटल समेशन एफ की। देखो 2 विद्यार्थी, एक नंबर वाले ये 5 विद्यार्थी, ये 6 विद्यार्थी, 4 नंबर वाले 5 विद्यार्थी, तो टोटल कितने हुए 8 2 10 5 15 5 20 6 26, ये तो है ना, देख लेना 8 5 13। तो सिग्मा एफ या समेशन एफ बराबर क्या है 26। तो आप क्या बोलोगे, से एन भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल कितने विद्यार्थी 26, तो 90 बटे 26। तो ये आपका जो भी आए 10 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग वो आपका एक्स बार हो गया। एक मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए, जहां तक पूरी पूरा वैल्यू नहीं है लेकिन ध्यान रखना आप इसमें भाग लगाओगे तो जो भी आएगा वो आपका एक्स बार आ जाएगा। तो एक्स बार आप समझ रहे हो, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, आप देख लेना ना 3 पॉइंट। फिर नेक्स्ट लेना, तो खंडित श्रेणी में हम कैसे निकालेंगे समांतर माध्य, ये समझ रहे हो इस एग्जांपल के माध्यम से। फिर तीसरा है देखो सतत श्रेणी हो, कंटीन्यूअस श्रेणी हो, सतत श्रेणी हो, अखंडित श्रेणी हो, सतत हो अखंडित श्रेणी हो, कंटीन्यूअस सीरीज, वहां कैसे ज्ञात करोगे आप, देखो ये आपको दे रखा है एग्जांपल, मैं अलग से लिखता हूं। आप आपको एक्स पदमूल्य दे रखे हैं 0 से लेकर वर्गांतर में, अखंडित श्रेणी वर्गांतर में होती है और आवर्ती मिलती है साथ में 20 से 30 और 30 से 40, और ये आपको इनकी आवर्ती दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 3 4 और 1। तो आप इसमें देखो ये एग्जैक्ट निकाला, एग्जैक्ट नहीं निकलता, लगभग निकाला जाता है, तो आप इसमें मिड वैल्यू ज्ञात करोगे सबसे पहले, खंडित श्रेणी में ज्ञात करना हो तो मिड वैल्यू ज्ञात करोगे, पदमूल्य एक्स ज्ञात करोगे, मिड वैल्यू ऐसे ये एक्स है, हाँ, इसको मिड वैल्यू में ट्रांसफर करें तो पदमूल्य आपके एक्स बन जाएंगे। और मिड वैल्यू कैसे निकाल जाती है, तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, तो 0 और 10 को जोड़ोगे 10, 2 का भाग लगाएंगे तो 5, तो मिड वैल्यू आ गई 5 फिर 15 फिर 25 फिर आपकी 35, ये मिड वैल्यू आ गई आपकी। अब इसका मतलब ये देखो फ्रीक्वेंसी के 0 से 10 नंबर वाले 2 विद्यार्थी हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों के पास 5 नंबर आ रहे हैं, आपके भी आ सकते हैं, लेकिन ये लगभग अप्रोक्सीमेट निकाला जाता है कि हाँ इस तरीके से लगभग हो सकते हैं, इसमें टोटल हो सकता है एक के कम एक के ज्यादा, कैसे भी करना, ये भी हो सकता है दोनों के ज्यादा 8 नंबर भी हो सकते हैं, दोनों के 16 भी हो सकता है, लेकिन लगभग निकाला जाता है, वो निकालने का तरीका ये समझा रहा हूं आपको, ऐसे निकालना है ना। तो मिड वैल्यू आपने निकाल ली, अब इसके बाद एफ एक्स ज्ञात करेंगे, एफ एक्स कैसे ज्ञात करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 और 35 को 1 से गुणा करेंगे 35, फिर आप करोगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर आप जोड़ोगे तो 40 70 80 90 190 आ रहा है, चेक कर लेना, सिग्मा एफ या एन, सिग्मा एफ या एन बराबर 4 3 7 8 9 1 10 10 है। और एक्स बार कैसे ज्ञात करोगे आप, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 190 बटे एन 10 बराबर 19, तो एक्स बार क्या है समांतर माध्य क्या है श्रेणी का 19। तो समझ रहे हो आप कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो जब श्रेणी अखंडित हो सतत हो तब समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा, तब समांतर माध्य ऐसे ज्ञात करेंगे। अब देखो इसके बाद देखो अभी मैंने आपको ये कहा कि समांतर माध्य ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, कि प्रत्यक्ष विधि तीनों श्रेणियों में, और तीनों श्रेणियों में लघु मेथड लघु विधि से हम ज्ञात करेंगे, शॉर्ट मेथड से ज्ञात करेंगे, और वो है क्या, उससे प्रश्न कैसे बनेंगे ये समझना आप अच्छे से। तो यहाँ इस टाइप के कोई प्रश्न आ रहे हैं वो आप कर पाओगे, बड़े सामान्य प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में पूछ भी रखे हैं एक दो बार, तो आप वहां पेपर प्रीवियस पेपर करोगे तो इस तरीके से सोल्व कर पाओगे। अब देखो समांतर माध्य ज्ञात करने की लघु विधि क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, तो इसमें कोई कल्पित माध्य माना जाता है, और मैं आपको बताता हूं कल्पित माध्य कैसे माना जाता है, dx कल्पित dx माइनस di भी बोल सकते हैं, dx भी बोल सकते हैं, यहाँ dx लिखा हुआ है इसलिए dx बटे, देखो कैसे मैं आपको बताता हूं, पहले इसको मध्य को कल्पित माध्य कैसे, जैसे आपको ये दे रखा है और इसका मतलब क्या है, 10 विद्यार्थियों की लंबाई आपको दे रखी है, ये लंबाइयां दे रखी है, ए से लेकर जेड तक टोटल 10 विद्यार्थी है, 3 3 6 3 9 1 10, उनकी लंबाई 155 सेंटीमीटर में लंबाई, क्योंकि 155 है तो लंबाई सेंटीमीटर, 155 153 168 160 162 166। अब समांतर माध्य निकालना, तब आप ये लोग सर यहाँ पे आवश्यक थोड़ी है कल्पित माध्य से, हम तो जोड़ कर निकाल लेंगे सारे विद्यार्थियों, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ बात समझना केवल कि कल्पित माध्य से डायरेक्ट प्रश्न आएगा तब कैसे आएगा, लैंग्वेज में जो प्रश्न आए उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है। तो कल्पित माध्य का मतलब क्या होता है, इस पूरी श्रेणी में यदि कुछ भी कल्पित माध्य मान लिया जाए, कोई भी आप एक संख्या को कल्पित माध्य मान लो, तो हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं, इसके बाद में वो कल्पित माध्य मानकर उसको सही कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उससे पहले एक बात समझना, मैं आपको ये बोलूं कि उससे पहले छोटी सी चीज समझना, मैं ये बोलूं ये संख्या है, इन सबका समांतर माध्य निकालो, हालांकि अंदर 3 आएगा, क्रमांक संख्या है, आप में से मैथ्स इसको थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से बताओ, वो जानता है इसका 3 आएगा क्योंकि ठीक बीच में समांतर माध्य, इसको नहीं भी पता वो ऐसे निकाल लेगा, जोड़ लो सर सारी संख्याओं को, 5 4 9 10 11 12 13 14 15, राशियों का योग 15 है, 1 2 3 4 5 5 राशि, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, समांतर माध्य 3 आया। कल्पित माध्य के लिए बताऊं, पहले एक बात समझना, समांतर माध्य 3 आया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यदि जो पदमूल्य है उसमें से समांतर माध्य घटाया जाए, ये कितने विचलित हो रहे हैं, मतलब ये एक समांतर माध्य से कितना विचलित हो रहा है, विचलित मतलब कितना ज्यादा या कितना कम है, तो समांतर माध्य क्या है श्रेणी का 3 है, तो एक में से हम 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, इसका विचलन कितना है -2,
इसका विचलन कितना है माइनस, इसका विचलन कितना है 3 माइनस 3 0, इसका विचलन कितना है 1, इसका विचलन कितना है 2। समझ पा रहे हो बात को? मैं ये बोलूं कि इन सबका योग करो ना, सिग्मा x माइनस x बार, ये बताओ। तो आप बोलोगे सर प्लस का 3 है माइनस का 3 है 0 है, तो इनका उत्तर तो सर 0 है, बिल्कुल 0 आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि समांतर माध्य से निकाले गए समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग पूरी श्रेणी में विचलनों का योग शून्य होता है। समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग शून्य होता है, ठीक बात है। अब यदि समांतर माध्य से जब भी हम विचलन निकालते हैं तब शून्य आता है, तो यदि मैं इस पूरी श्रेणी में कुछ भी कल्पित माध्य मान लूं और उससे विचलन निकालूं और उनका योग शून्य आ जाए, तो इसका मतलब जो कल्पित माध्य माना वो वास्तविक समांतर माध्य है, क्योंकि समांतर माध्य से निकालने पर ही विचलन शून्य आता है। यदि नहीं है तो उसको हम संशोधित करके सही समांतर माध्य तक पहुंचाएंगे। कैसे देखना, ये एग्जांपल, अब मैं जो इसका उत्तर ले रहा हूं ये मैंने अपनी तरफ से बताया ना, आप ध्यान रखना इसमें समझना। अब मैं इसका उत्तर ले रहा हूं, इसका आंसर क्या है आपके पास, देखो पदमूल्य ये है, विद्यार्थी में सारे लिख दूं ना, विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये 10 विद्यार्थी, इनकी लंबाइयां 155, 153 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लंबाई 168, 160, 162, 166, 164, 180, 157 और 165। ये पदमूल्य है आपके, लंबाइयां हैं अक्स। जिस पदमूल्य का मतलब औसत हमें लंबाई पे तो निकालना है ना, तो जो भी उत्तर आएगा उसके लिए निकाल रहे हैं। समांतर माध्य औसत निकालने के लिए सामान्यतः समांतर माध्य औसत आ जाता है, वैसे औसत का मतलब सांख्यिकी में समांतर माध्य का बहुलक से ना, स्टैटिस्टिकल एवरेज का मतलब तीनों है, और जनरल वे में हम समांतर माध्य औसत बोलते हैं वैसे, क्योंकि उसका तरीका सारा समांतर माध्य जैसा ही होता है ना, इसलिए जनरल वे में समांतर माध्य औसत बोलते हैं। बाकी यहाँ औसत का मतलब तीनों है। अब कोई भी कल्पित माध्य मान लिया आपने, मान लिया 150 ना, कुछ भी मान सकते हो, इनके नियरेस्ट, इनमें पदमूल्य में से मान लो, चाहे इनके अलावा मान लो, नियरेस्ट होना चाहिए इनके। जैसे आप 155 मानना चाहो तो 155 मान सकते हो, आपको लग रहा है कि सबके आसपास 155 है। 150 मानना चाहो तो फटाफट कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी सब जगह, तो आप वो कल्पित माध्य मान लेंगे जिसे हम ए बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य ए आपने माना है, जैसे मैं श्रेणी में मान लूं 160 मान लेते हैं ना, सबके आसपास है, तो फिर dx निकालते हैं। और dx कैसे होता है, जो पदमूल्य है अक्स में से ए घटाएंगे ना, वो जो हमने कल्पित माध्य माना है। और थोड़ा सा यहाँ इधर ध्यान रखना, इसको ऐसे यहाँ लिखूंगा मैं, 160 माना है, 155 में से 160 घटाओ, कितना आ रहा है माइनस का 5, नहीं तो विचलित हो रहा है नहीं, तो ये आया माइनस का 5। 153 माइनस का 7, 168 तो ये 8 आ रहा है प्लस, 160 तो ये 0, 162 ये 2 है, 166 ये 6 है, 164 ये 4 है, 180 ये 20 है, 157 माइनस का 3 है, 165 ये 5 है प्लस, ये आ रहे हैं सर। अब यदि मैं आपको ये बोलूं इन सबको आप जोड़ना, आप इन सबको जोड़ोगे, तभी तो यहाँ लिखा हूं ना, सिग्मा dx बराबर, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, दिखाई दे रहा है ना सबको यहाँ तक, सिग्मा dx। तो देखो इनको आप जोड़ोगे तो 7 3 10 5 15 माइनस के हैं, 7 5 12 12 3 15, 15 माइनस के है तो 8 6 14 और 1 15, यहाँ 1 बच रहा है, 30 24 25 5 30 योग आ रहा है 30 ना, सिग्मा dx बराबर 30 आ रहा है। फिर से जोड़ लेता हूँ, ये 5 प्लस का 25 25 4 29 30 37 37 में 7 घटाएंगे तो 30 38 और 38 में से 5 3 8 घटाएंगे तो 30, सिग्मा dx आ रहा है 30। अब हमें, मैं ये बोल रहा हूँ यदि इनका योग शून्य आ जाता तब तो समांतर माध्य होता ना, क्योंकि समांतर माध्य से तो जो विचलन लेंगे उनका योग शून्य आता है। ये तो प्रॉपर्टी है कि समांतर माध्य से जो भी पदमूल्य है उन सारे पदमूल्यों के विचलन निकालेंगे तो उन सारे विचलनों का योग शून्य आता है। अब यहाँ तो शून्य आया तो फिर समांतर माध्य क्या होगा, तो देखो समांतर माध्य क्या होगा, जो हमने एज्यूम्ड मीन माना है प्लस dx बटे n, तो ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है, x बार बराबर a प्लस dx बटे n, और जहाँ a का मतलब कल्पित माध्य है और dx का मतलब x में से a घटाएंगे, तो मैंने यहाँ कर भी लिया। कैसे देखो, a का मतलब 30 है लेकिन ये 30 है नहीं, सॉरी a का मतलब 160 है, कल्पित माध्य हमने 160 माना, तो क्या आएगा 160 प्लस dx कितना है 30, और ये जो है कितनी संख्याओं के लिए n, टोटल 10 विद्यार्थी हैं, तो dx का मान 30 आ रहा है, माइनस में भी आ सकता है, मतलब पिछले कितना हो रहा है कि इसका योग शून्य आ जाता है, लेकिन 30 अतिरिक्त क्यों आ रहा है, क्योंकि समांतर माध्य हमने कम मान लिया होगा, माइनस में आ रहा है तो ज्यादा मान लिया होगा समांतर माध्य। तो यहाँ करोगे तो आप कर देखोगे तो 160 प्लस 103 बराबर 163 सेंटीमीटर, ये आपका कल्पित माध्य से समांतर माध्य आ गया। अब यहाँ क्या क्या चीज समझनी थी, देखो कैसे कैसे प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या प्रश्न इससे आपको पूछ सकता है। तो आप दोनों बात समझ रहे हो कि समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग शून्य होता है, कल्पित माध्य से हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ यदि आपके सामने प्रश्न होता आपके पास समांतर माध्य से क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, देखो समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग होता है। अब आपके पास जो भी ऑप्शन हो आपको क्या उत्तर देना है, इसका आंसर देना आपको शून्य है, इसका आंसर क्या देना है शून्य, मतलब सिग्मा x माइनस x बार बराबर क्या होगा शून्य होगा। समझ रहे हो बात को। दूसरा प्रश्न देखो, सिग्मा x माइनस 5 बराबर x माइनस 15 बराबर शून्य हो तो समांतर माध्य क्या होगा। यदि सिग्मा x माइनस 15 तो मतलब जो श्रेणी है उस श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में से 15 घटाया तो उन सबका योग करने पर शून्य आ रहा है, तो वो तो समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग ही शून्य आता है। तो यहाँ समांतर माध्य क्या होगा, आप बोलोगे समांतर माध्य श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में से ऐसे आ सकता है कि श्रेणी के प्रत्येक पदमूल्य में से 15 घटाया जाए तो उन सबका योग शून्य हो, ऐसे लैंग्वेज में डायरेक्ट लिख दिया। तो आप क्या बोलोगे सर इसका आंसर तो क्या है 15 ही आएगा समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य घटाने के बाद ही श्रेणी के पदमूल्य क्या है उनका योग शून्य बचता है। वो तीसरा प्रश्न जैसे आपके पास आ जाए
जैसे आ गया किसी श्रेणी के 5 मूल्यों में 15 घटाने पर किसी श्रेणी के सभी 5 मूल्यों में से 15 घटाने पर 5 मूल्यों में सभी में 15 घटाने पर शेष फलों का योग, तो शेष फल 50, सभी मूल्यों में से 5 मूल्यों में सभी में से 15 घटाने पर शेष फलों का योग 30 बचता है। तो समांतर माध्य क्या है? क्या होगा ऐसा प्रश्न? देखो जरा क्या आएगा उत्तर, 1 मिनट के लिए सोचो 1 मिनट के लिए क्या उत्तर आएगा इसका। तो आप बोलोगे सर यहाँ क्या होगा, x बार कि हमने 5 मूल्य थे उनमें सब में से 15 घटा लिया। जैसे हमने यहाँ हर मूल्य में से ना कल्पित माध्यम कुछ घटाया, तो घटाने के बाद जो शेष बचे उनका योग 30 आ रहा है, और यहाँ क्या बोल रहा है इन सबका योग आपके पास 30 बचता है, तो 30 बचा। तो सर आप बोलोगे सर इसका मतलब तो यहाँ तो a प्लस वही हो गया कल्पित माध्य के लिए पूछ रहा है सिग्मा dx बटे n। एक तो सर हर मूल्य में से हमने 15 घटाया, इसका मतलब हमने कल्पित माध्य 15 माना होगा, यदि शेष पर शून्य बचता तो ये समांतर माध्य होता है, शेष पर शून्य बचा नहीं, तो क्या बचा सर यहाँ 30 बचा। इसका मतलब 30 प्लस का 30 बच रहा है, तो 5 का भाग रहेंगे 5 मूल्य श्रेणी में, तो 15 प्लस 6 बराबर 21 समांतर माध्य हो जाएगा। समांतर माध्य क्या जाएगा बराबर 21 आ जाएगा समांतर माध्य, तो समांतर माध्य क्या जाएगा 21 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, यहाँ -30 होता तो माइनस के 6 आ जाते, तो 15 में से 6 घटा देते तब 9 उत्तर आ जाता। तो बात समझ रहे हो कैसे प्रश्न आते हैं? देखो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो तीनों बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है तीनों। अब इसके बाद देखो अब है हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि ना समांतर माध्य ज्ञात करने की तो शॉर्ट मेथड है वो हम पढ़ रहे हैं, और जो लघु विधि है वो व्यक्तिगत श्रेणी में हमने देखी है। इसके बाद व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में हमने इसका एग्जांपल किया है, समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग शून्य होता है, ये बात समझिए। और प्रत्यक्ष वो शॉर्ट मेथड है क्या, कल्पित माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है वो हमने यहाँ सीखा, और कैसे प्रश्न आते हैं वो हमने देखे इसके बाद में। अब है खंडित श्रेणी में, तो खंडित श्रेणी में देखो जो आपकी लघु विधि है ना वो सीधी है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटे n, a प्लस सिग्मा dx बटे n या सिग्मा f बटे में। तो यहाँ क्या करना है, तो सबसे पहले आपको fx बनाना है, नहीं fx नहीं, वो d याद करना है ना, पहले कल्पित माध्य निकाल लेना, कल्पित माध्य निकाल करते हैं। अब क्या करोगे इसमें, इसमें आप ये आपको पदमूल्य दे रखे हैं सारे, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 3 4 1। आपको निकालना तो समांतर माध्य है ना, कि जैसे 11 नंबर वाले 2 विद्यार्थी, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जनरल एग्जांपल समझ में जल्दी आता है। 22 नंबर वाले 3 विद्यार्थी, 13 नंबर वाले 4 विद्यार्थी, 24 नंबर वाले 1 विद्यार्थी, आपको केवल आप वैसे निकाल सकते हो एग्जाम में सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ, उससे आंसर आ जाएगा। हम यहाँ शॉर्ट मेथड देख रहे हैं कि होता है क्या। तो सबसे पहले आप कोई कल्पित माध्य मानोगे a बराबर, और a बराबर जैसे इन सबके नियरेस्ट हमने मान लिया 15 मान लो 16 मान लो 15 मान लिया, हमने a बराबर 15 मान लिया, तो हम क्या करेंगे x में से 1 घटाएंगे और dx निकालेंगे, dx x माइनस a, x में से 1 घटाकर तो 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ रहा है, 22 में से 15 घटाएंगे तो 7 आ रहा है, 13 घटाएंगे 13 में से 15 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, और यहाँ 9 आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, f को dx से गुणा करोगे, तो f dx याद करोगे, f dx माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ रहा है, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 आ रहा है, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 8 आ रहा है, इसको गुणा करेंगे तो 9 आ रहा है। तो आप देख रहे हो अब सिग्मा f dx आप निकालोगे, तो सिग्मा f dx क्या आएगा, आपको बस प्रत्येक मतलब डायरेक्ट मेथड है क्या, इसमें कल्पित माध्य से समझ रहे हैं केवल, आप एक एक एग्जांपल करने हैं, बाकी निकालने का तरीका आप सिग्मा f बटे सिग्मा f जो हमने प्रत्यक्ष मेथड पढ़ा है वो कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हो 16 तो आ रहा है प्लस का माइनस का, 21 आ रहा है प्लस का, तो 5 बचा 9 5 14, तो सिग्मा f dx आया 14। तो आप क्या करोगे a प्लस x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बटे n, और a का मान तो क्या है कल्पित माध्य हमने माना है 15, प्लस f dx क्या है 14 बटे n, टोटल मूल्य कितने हैं 4 है, 1 2 3 4 टोटल मूल्य यही है, इनको जोड़ोगे टोटल मूल्य इनको जोड़ोगे 4 करूँ या यहाँ पे 4 के साथ 8 और 1 10 सिग्मा f करूँ, तो बताओ लेकिन यहाँ क्या आएगा सिग्मा f या n 10 आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बच्चे तो सारे विद्यार्थी तो सारे 10 है ना, पदमूल्य 11 नंबर वाले 2 है, तो 2 तो यहाँ हो गए, 22 नंबर वाले 3 है, 3 2 5 सबको जोड़ोगे तो 10 आ रहे हैं, तो 10 जोड़ोगे तो 1.4 तो आ जाएगा 16.4, x बार बराबर क्या हो गया 16.4, तो बराबर 16.4 आ जाएगा इसका। तो ये एग्जांपल है खंडित श्रेणी में, आप ध्यान रखना। फिर तीसरा देखो अखंडित या सतत श्रेणी, इसमें देखो एक अखंडित होती है ना उसमें पद विचलन विधि होती है, और उस विधि के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, और यह जो पद विचलन विधि है यह केवल समान वर्गांतर वाली श्रेणी के लिए उपयोगी है, उपयुक्त है। समान वर्गांतर मतलब 0 से 10 10 से 20, या वर्गांतर मतलब अंतर 5 5 का होगा, प्रास 5 का, किसी में 10 का 150 155 155 160 160 165, 0 से 10 10 से 20 20 से 30, तो वर्गांतर समान होना चाहिए, वही उपयुक्त है। और इसमें केवल आप इतना सा ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कि ये x बार बराबर a प्लस सिग्मा f d बटे n इनटू i से ज्ञात किया जाता है। a का मतलब कल्पित माध्य है और d का मतलब ज्ञात करेंगे x माइनस a बटे i, i है ये i x माइनस a बटे i, पहले पद विचलन निकाला जाएगा, i का मतलब जो वर्गांतर है वो है, पद विचलन निकाल कर उससे गुणा किया जाएगा। एग्जांपल अभी बता दूंगा मैं कैसे ज्ञात किया जाता है, ये इतना फॉर्मूला ध्यान रखो केवल। इससे प्रश्न क्या है डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते, इसलिए फॉर्मूला पूछ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है, बाकी मैंने वहां आपको बता दिया प्रत्यक्ष विधि में जो निकालने का तरीका। अब देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो समांतर माध्य के गुणधर्म देखो, फिर भी एक एग्जांपल में उससे पहले वाला पद विचलन का लास्ट में करवा दूंगा। देखो समान ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आ सकता है कोई भी थ्योरेटिकल, कि समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का योग शून्य होता है। मैंने बताया अभी आप कैसे होता है समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य, तो सिग्मा x माइनस x बार बराबर शून्य, ठीक है। दूसरा समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। अब बोलोगे सर ये कैसे, ये बात समझ में नहीं आई कि समांतर माध्य ऊपर वाले तो अभी आपने बता दी, तो ये कैसे है, तो मैं आपको बताता हूं देखो कैसे है। इसमें बताते हैं देखो समांतर माध्य से लिए गए
विचलनों के वर्गों का योग, वर्गों का योग न्यूनतम होता है। कैसे, ये बात नहीं समझे सर? तो देखो जैसे मान लो ये संख्या है आपके पास 1 2 3 4 5, समांतर माध्य से विचलन लिया हमने, विचलन लिया समांतर माध्य, अभी माना था हमने x बार बराबर यहाँ क्या है 3, तो समांतर माध्य से विचलन ले रहे हैं x माइनस, ले रहे हैं x माइनस x बार, ये हम विचलन ले रहे हैं। तो आप समांतर माध्य 3 आ रहा है, तो यहाँ विचलन आ रहा है -2, यहाँ विचलन आ रहा है -1, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है प्लस का, और यहाँ 2 आ रहा है। अब समांतर की हमने निकाली विचलन बराबर डी, अब हम डी स्क्वायर कर देते हैं, जो भी विचलन निकाले उनका वर्ग कर देते हैं, -2 का वर्ग 4, स्क्वायर करेंगे तब -2 गुणा -2 बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 4, तो 4 4 8 9 10, तो योग क्या है सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 10 आ रहा है। विचलन x माइनस x बार बराबर डी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था विचलन। अब इसके अलावा मतलब समांतर माध्य के अलावा कोई भी चाहे संख्या मान लो आप, कोई भी कल्पित माध्य, चाहे इसमें 1 से विचलन निकालो, चाहे 2 से निकालो, चाहे 4 से निकालो, चाहे 5 से निकालो, इसके अलावा किसी भी संख्या से विचलन निकालो चाहे आप, जैसे कल्पित माध्य मान लो मैं a बराबर मान लेता हूं, a बराबर इस श्रेणी के अंदर 4 मान लेता हूं, और dx निकाल देता हूं, dx बराबर x माइनस a, तो dx बोलते हैं इसको d बोलते हैं, तब निकाल देख लो चाहे a 4 माना है तो 4 से विचलन निकालो, 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ रहा है, फिर 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 आ रहा है, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर dx का स्क्वायर कर लो, dx का स्क्वायर कर लो, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 0 1, 9 10 4 14 1 15, तो